अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम जानने के लिए आज तक हमारे साथ जुड़े रहें। करमदाद ओ करमदाद किधर मर गया है। चौधरी साहब की तेज आवाज पर करमदाद दौड़ता हुआ पास आया था। जी साईं हुक्म, दोनों हाथ जोड़ते हुए चौधरी से मुखातिब हुआ था। और किधर था कम्बख्त, तो कब से आवाजें दे रहा हूँ, चौधरी जी ने बिगड़े हुए कहा था। वो साईं अंदर था, रोटी पानी देने गया था। करमदाद ने चौधरी जी की नाराजगी महसूस करते हुए सामने बने कमरे की तरफ इशारा किया। क्या हाल है, अब इसका काबू में आया कि नहीं। गहरी नजरों से देखते चौधरी साहब के सवाल पर करमदाद ने एक बार फिर से हाथ बांधे थे। पथरा तो बहुत था साईं, पर अब आस्ता-आस्ता काबू में आ रहा है। पर साईं बंदा बड़ा ज़िम्मेदार लगता है। कल खैरू के साथ तो अच्छी खासी हाथापाई हो गई थी इसकी, इसलिए आज मैं खुद रोटी देने गया था। करमदाद ने एक और नई इत्तला दी थी। और तुझे पहले भी कहा था कि इसके खाने में नींद की दवा मिला दिया कर। चौधरी ने झंझलाते हुए कहा था, खाता तो तब ही है जब बेहद भूख सताए, वरना भूखा प्यासा बैठा रहता है। चलो खैर, कितने दिन उड़न करेगा। यहाँ तो बड़े-बड़े दीदार आकर सुधर गए हैं, ये तो फिर बड़ा पुरअमन बंदा है, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहने वाला। चौधरी साहब ने सुनकर राय दी थी, आप बेहतर जानते हैं साईं। करमदाद ने नजरें झुका ली थी। चलो खैर है, बड़ा ध्यान रखना इसका। मुसीबत तो ये है कि बंदा इस पर हाथ भी नहीं उठा सकता। और देखो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, इसको हर हाल में जिंदा सलामत रखना है, समझे। अभी तो खैर इसका होना ना होना पिछलों के बराबर है, लेकिन हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, समझे। शायद ये खोटे से सिक्के की तरह काम ही आ जाए। कोशिश करो किसी से मुंहमारी कम से कम हो, और इसको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करो। इसकी बच्चे और बीवी और बच्चे की मारने की धमकी देना। जब काबू से बाहर होता नजर आए तो खुद तो शायद मरना भी पसंद करे, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहेगा कि इसकी पसंदीदा हस्तियां किसी मुश्किल का शिकार हो। चौधरी ने बात के अख्ताम पर करमदाद को काफी घर की बात बताई थी गुर की बात बताई थी। जब वो मुसलसल सर हिलाता हुआ चौधरी साहब की हाँ में हाँ मिला रहा था। चंगा, फिर मैं चलता हूँ। और खबरदार, जो गलती से भी तुम लोगों के मुंह से निकला कि इसको अगवा करने वाला कौन है, वरना याद रखना, तुम लोगों की अगली 7 नस्लों को भी नहीं बख्शूंगा मैं। चौधरी साहब की धमकी पर करमदाद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मर जाएंगे साईं, पर कभी गलती से भी आपका नाम नहीं लेंगे। करमदाद ने रड़सते हुए यकीन दहानी करवाई तो चौधरी साहब सर हिलाते हुए जीप की तरफ बढ़ गए थे। कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद अपने लिए पुलिस डिपार्टमेंट चुनने वाले इन नौजवान लड़कियों में से इस बार 3 लड़कियां शामिल थी। ये बात जहां लड़कों के लिए मज़ाक़िया खेज थी, वहीं इनके लिए चैलेंजिंग भी थी। लेकिन मसला ये था कि मैं इनमें से 2 के अब्बा आर्मी के कर्नल थे और तीसरे के अब्बा पुलिस कमिश्नर। वो तीनों पहले से ही ज़हनी तौर और जिस्मानी तौर पर हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार थे। ऐसे में असफंदियार और फरहान वगैरह के लिए सूरत-हाल को कबूल करना थोड़ा मुश्किल था। अगरचे असफंदियार और फरहान दोनों का ताल्लुक ब्यूरोक्रेट फैमिली से था, मतलब ये कि इनके खानदान में ब्यूरोक्रेट बड़े पड़े थे, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों वडेरा शाही निज़ाम की पैदावार भी थे। ऐसे में अव्वल तो लड़कियों का पुलिस डिपार्टमेंट चुनना ही इन्हें हजम नहीं हो रहा था, और ऊपर से बराबरी की सतह पर जिस्मानी ट्रेनिंग लेना और बराबर की चोट इन जैसों में शो ऑफ करने वाली आसानी सह नहीं पाते थे। जब हर कदम पर इनकी नोक-झोंक उर्वा, हिना और अहमद से चलती रहती थी। ये अलग बात है, अक्सर मुंह की खानी पड़ती, और आज भी शायद इनके सितारे गर्दिश में थे, जब भी लंच टाइम में फिर इनसे मत्था लगा बैठे थे। वैसे उर्वा, आपको नहीं लगता कि आपने गलत डिपार्टमेंट चुना है। ट्रेनिंग के चौथे दिन में घुमा फिरा कर बिला मुबालगा कोई 20वीं दफा ये सवाल किया गया था। ये अलग बात के कल मिलाकर तीनों से पूछते तादाद यहाँ तक पहुंची थी। हिना और अहमद तो काफी करारे जवाब देती थी, लेकिन उर्वा खासी कम गो थी और अक्सर इस किस्म के फजूल सवाल अनसुना कर देती थी। लेकिन आज शायद इसका सब्र भी जवाब दे गया था। जब भी हाथ में पकड़ चम्मच वापस प्लेट में रखते हुए कुर्सी की पूछते से टेक लगाते, उसने जांचती नजरों से असफंदियार को देखा था। मिस्टर असफंदियार, चौधरी आपको कैसे यकीन दिलाया जाए कि डिपार्टमेंट के सिलेक्शन का फैसला दुरुस्त था। सख्त लहजे में कही गई बात और उर्वा के अंदाज पर असफंदियार ने एक अच्छी निगाह से घूरा था। यकीन दिलाने की क्या जरूरत है, ये तो साफ जाहिर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ दिमागी तौर पर हाजिर और लायक फाइक होना जरूरी नहीं, बल्कि जिस्मानी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा भी अहमियत रखता है। बंदूक उठाकर चलाने की ट्रेनिंग लेना एक बात है, लेकिन अगर कभी खतरनाक गुंडों का मुकाबला करना पड़ गया तो एक झटके की मार होंगी आप इसके सामने। असफंदियार का लहजा काफी तल्ख हो गया था। मैंने उन्हें की पटपट चलती जुबान के बरक से उर्वा का मुख्तार और धीमा लहजा असफंदियार का कुछ कुछ अपील करने लगा था, और शायद इसमें कोई जज्बा भी परवान चढ़ ही जाता। आज ही उर्वा अहमद लकी लिपटे रखे बगैर इससे उलझ ना पड़ती, और जबकि उर्वा ने कोई लिहाज ना रखा तो वो भी मसलियत के तकाजों को नजरअंदाज करता मैदान में कूद पड़ा। क्यों, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या है कि आपका वास्ता अब तक जिन लड़कियों से पड़ा है, वो जरूर
छुई मुई सी होंगी, लेकिन मैं अब ज़रा मुनफिद आदात की मालिक हूँ। आप चाहें तो आज़मा सकते हैं। मोबाइल पर पड़ी नादिदा गर्द चार दोस्त ने गोया असवद यार को चैलेंज किया था। ओह वेरी स्ट्रेंज, लेकिन मैं अफ़सोस आपकी आज़माइश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आप मुकाबले के पहले बार को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और अपनी हड्डियाँ दबा बैठेंगे। असवद यार ने तंज़िया तंज उठाए हुए लहजे में कहा, अंदाज ऐसा था गोया उर्वा को तैश दिलाना चाहता हो, लेकिन सामने बैठी उर्वा भी कोई जवाब ना दे पाई थी कि अब्बास सैदर, जो काफ़ी देर से इसे बर्दाश्त कर रहा था, बोल उठा, स्टॉप इट असफंद, बहुत हो गया। हम सब एजुकेटेड हैं और सब भी एक ही सख्त इम्तिहान पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में मर्द औरत की तशख़ीस या मायने खेज़ीदार क्या मतलब? हमें एक दूसरे के जज्बातों से सबका एहतराम करना चाहिए और इन लेडीज़ को तो ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए कि वे एक अहम मकसद लेके इस फील्ड में आई हैं। तुम लोग इन्हें बजाय खुशामदीद कहने के, उनकी मोरल स्कोर बढ़ाने के, उल्टा इनके हौसले पस्त करना चाह रहे हो। बास हैदर के खफ की बड़े लहजे पर असफन कभी कोई रद्द-अमल ज़ाहिर न कर सका था कि हिना बोल पड़ी। अरे नहीं नहीं मिस्टर हैदर, ये बिल्कुल आग बचा है। अब देखिए ना, इतने टफ इम्तिहान को पास करके और इतनी महंगी सरकारी ट्रेनिंग के बाद अगर हम लोग गुंडों के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ज़ाहिर है ऐसे में असफन जैसे लोग कहेंगे कि देखा, हम ठीक कहते थे कि यहाँ ये लड़के होते तो कभी हार न मानते। अब इस बात को गलत साबित करने के लिए हमें अपनी काबिलियत को दिखानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, इसीलिए तो मिस्टर असफन, मैंने आपसे कहा है कि आप आज़माएं। पंजा लड़ाना है या कुश्ती लड़ना है, जो जिस्मानी ताकत आप आज़माना चाहते हैं। आप ऊपर उछाते हुए उर्वा ने फिर वार किया था। क्या बात है, एक साथ कई तो सीखे जुमले उभरे थे, जो जहाँ उर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने का सबब बने थे, वहीं असवद के चेहरे पर के नक्काश तन गए थे। प्लीज डोंट माइंड मिसेस असफन, मिसेस असफन, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली बैट। असफन प्लीज नाराज मत हो, ये सिर्फ एक दोस्ताना शर्त थी, अब्बा ने असफन को नरमी से कहा था। उर्वा ने शर्त जीत कर साबित किया कि हम लड़कियां लड़कों से किसी तौर पर कम नहीं है। अब आपको भी साबित करना है कि आप इस बात को अना का मसला नहीं बनाएंगे, खासतौर से एक लड़की से हारने को, क्योंकि अगर आप अपने किसी और मेल कोलिग से हारते तो आप शायद इस बात को फील ना करते। हिना ने असफन के बदलते रंग को देखकर फौरन से बेशतर मुतकाना तदबीर इख्तियार की और उसकी बात सुनकर असफन यार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। जी हिना, आपने तो फरार की सारी कोशिशें ही बंद कर दी हैं, लेकिन खैर, अब बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं अपने गुज़िश्ता दिनों के अल्फाज वापस लेता हूँ। वाक़ई उर्वा ने साबित कर दिया कि इस डिपार्टमेंट में आने वाली लड़कियां आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हुआ कैसे। असफंद अपनी सोच को अल्फाज का पहरा पहरा और दिया था, और अब ब्लैक बेल्ट है मिस्टर चौधरी, और मैं भी। मैंने सबको की हैरानगी दूर करना चाहती। अच्छा, तभी आप कुश्ती लड़ने की बात की तरह आराम से कह रही हैं, जबकि लूडो खेलने के लिए असफंद को चैलेंज किया हो। इसके कुश्ती लड़ना कहने पर कहीं दबी दबी मगर इन्हें खिली तो बास सादर जैसे भी थे, जिन्होंने रंज और जंगी की मिली-जुली कैफियत के साथ उर्वा अहमद को घूरा था। भला लड़कों को कहाँ ज़ेब देता है इस तरह के अल्फाज, वो भी लड़कियों से मुकाबले के करने के लिए। इनकी सोच शायद इनके चेहरे से झलकती थी, जब यामिन ने बगौर इनके चेहरे पर जो नज़र दुराते अल्फाज से ज़हन में तरतीब दिए थे। वेल गाइस, शायद आपको कुश्ती लड़ना का लफ्ज़ नामुनासिब महसूस हुआ हो, लेकिन जिस डिपार्टमेंट का इंतखाब हम लोगों ने किया है, वहाँ के मशरब इस बात से नाशना है कि अगर ऑफिसर एक लड़की हो तो इस पर हाथ नहीं उठाना। और ज़ाहिर है वो खुद को हमारे हवाले करने से तो रहे, और इन्हें पकड़ने के लिए हमें इनसे लड़ना ही तो पड़ेगा ना, और ख़वाह वो किसी भी किस्म के हों। हेमंत की बात ने इतना असर नहीं किया था, क्योंकि सब लोग इस बात को भूल-भाल कर इसफंयार को उर्वा के सामने कुर्सी संभालता देख चुके थे, और किसी के कुछ भी कहने से पहले उर्वा ने अपनी पौनी टेबल पर रखी और मुकाबले का आगाज किया था। असफंद के हाथ ने एक पल को उर्वा का हाथ थामा और लुत्फ से लम्हे से झटका देकर गिराना चाहा, लेकिन इसकी ये भूल थी। असफंद के हाथ की गिरफ्त हल्की पड़ते ही उर्वा ने खास जाविये से झटका दिया था। असफंयार चौधरी गोया चारों चांद शत हो गया था। वो जो डिपार्टमेंट का सबसे सख्त जान ऑफिसर बनकर सामने आने वाला था, यूं हार गया था। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन, और गॉड ग्रेट दावत दे रही हो, फरहान ने कसियाने लहजे में कहा, तो सब के कहके उबल पड़े थे। अस्फा चंदा, थोड़ा सा खाना खा लो, ऐसे तो तुम खुद को बीमार कर लोगी। खदीजा बेगम ने अपनी आंखों में आए आंसू उतारते हुए अस्फा को पुकारा था। अम्मी बाबा, अस्फा रो रो कर लाल अंगारा आंखों से फिर से चश्मे फूट पड़े थे। ना मेरी बच्ची, रो रो कर खुद को हलकान मत करो, बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे बाबा ठीक हो, जल्दी घर वापस आ जाए। खदीजा बेगम ने अस्फा को बाहों में भरते हुए दिलासा दिया था। कब आएंगे बाबा? एक माह हो गया इन्हें गए हुए, लेकिन अभी तक इनकी कोई इत्तला नहीं आई। आ जाएंगे बेटा, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तुम्हारे ताया अब इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं ना? कल भी बड़े साहब के कह रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट करवाई हुई है, लेकिन वो खुद भी अपने कारंतों के
हमरा तुम्हारे बाबा को तलाश कर रहे हैं, जैसे ही कोई सुराग मिला वो जरूर तुम्हारे बाबा तक पहुंच जाएंगे। खदीजा बेगम ने इसके आंसू पहुंचा फिर खाने की ट्रे इसके सामने रखी। चलो शाबाश, जल्दी से खाना खाओ, तुम्हारे बाबा आ गए तो मुझसे नाराज होंगे कि मेरी प्यारी सी बेटे को इतना कमजोर कर दिया है। अपने हाथ से नवाले बना बनाकर उसवा के मुंह में डालते हुए मोहब्बत और फिक्र से इन्हें देखती रही थी। आप कहाँ हैं अहमद? कोई सुराग नहीं है आपका। मैं कैसे तन्हा आपकी बेटी को दुश्मनों से बचा सकती हूँ, और दुश्मन भी वो जो खुलकर वार नहीं कर रहे। इन निकाबज़दा चेहरों में से कैसे मैं शिनाख्त कर सकती हूँ आपके मुजरिम को? ना तूफान का मुकाबला, ना कोई और मांग। अपनी सोचों में बुरी तरह गर्क तो वो अहमद हसन के अचानक गायब होने की वजह तलाश कर रही थी कि मुलाजिमा दरवाजा बजाकर अंदर दाखिल हुई थी। बीबी जी, छोटी बीबी का फोन है, हाथ में पकड़ा कार्डलेस इसने खदीजा की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसवा ने पकड़ लिया और कान से लगाकर दूसरी तरफ मौजूद हस्ती से बात करने लगी। दूसरी तरफ इसकी दोस्त सुंदस थी। जल्दी से बातचीत खत्म करके इसने फोन में दोबारा मुलाजिमा को पकड़ा दिया था। कौन थी खदीजा बेगम ने उसवा के सते हुए चेहरे पर नजर जमाए पूछा था। सुंदस थी, बता रही थी कि कल से फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। धीमे लहजे में उसवा ने खदीजा बेगम को बताया। सही से दम अपने बाबा बहुत याद आ रहे थे। इन्हें कितना शौक था उसवा को ढेर सारा पढ़ाने, और अपने अगवा से 3 दिन पहले ही उसवा का दाखिला करीबी कॉलेज में करवाने आए थे। चलो ये तो अच्छी बात है, इस तरह से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अब उठो और कॉलेज जाने की तैयारी कर लो, तुम्हारे बाबा इंशाल्लाह जल्दी हमारे साथ होंगे। खदीजा बेगम उसवा को तैयार होने का कहते हुए आखिर में उन्होंने दिलासा दिया और बाहर जाने के लिए कदम उठा लिए थे। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद अब साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का आगाज शुरू हुआ था, जिसमें मुजरिमों से बात दिलवाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स बताने और समझाने जा रहे थे। इस ट्रेनिंग में दुनिया भर की पुलिस फोर्स के आजमाए हुए तरीकों को अप्लाई किया जा रहा था, ताकि मजीद बेहतर नतीजा हासिल हो सके। और ट्रेनिंग के अख्ताम तक वो सब लोग जो लाअबाली और खंडरे मालूम हो रहे थे, एकदम से जिम्मेदार और फर्ज शनासाई के जज्बे से सरशार ऑफिसर बनकर उभरे थे। इंतजामी दिन कमिश्नर साहब बजात खुद तशरीफ लाए और वहाँ मौजूद ऑफिसर को तौसीफी कलमात के साथ इनकी असनाद तकसीम की थी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी तकरीर में इन सबको अपनी जिम्मेदाराना सरगर्मियों को अच्छे अंदाज में समझान देने पर जोर दिया था, और इस बात का वादा लिया था कि वो सब अपने फ़राइज़ की अंजामदही में किसी भी रुकावट को खातिर में नहीं लाएंगे, ख्वाह इसके लिए इन्हें अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। तकरीब का इख्तिताम हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ों के साथ हुआ और वो सब एक दूसरे को गुड लक कहते हुए अलविदा होने लगे थे, क्योंकि वो सभी एसपी ऑफिसर हम नस्ब ज़रूर थे, लेकिन सबकी तैनाती पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में हुई थी, और ऐसे में इनका मिलना जुलना शायद सालों में होता था। लेकिन बहरहाल हर एक के पास आपस में राब्ते के लिए मोबाइल की सहूलत मौजूद थी, जो न सिर्फ आपस में हाल चाल पूछने का जरिया था, बल्कि मुख्तलिफ केसों में एक दूसरे से तबादला ख्याल करने में भी ताउन होता। लीजिए गर्ल से मुंह मीठा कीजिए। मैं असबा को कॉलेज आया चौथा रोज था, जब क्लास के अख्ताम पर फर्दन हर एक के सामने महा ने मिठाई का डब्बा किया। सुंदस महा की कजन थी, यूँ सुंदस के साथ मैं असबा भी इसके साथ गई थी। अरे वाह, तुम्हारी मंगनी होगी? रीता ने गुलाब जामुन उठाते हुए पूछा था। अरे नहीं यार, अभी तो ऐसे सोच रहा हूँ, मुझे ढेर सारा पढ़ना है, फिर इसके बाद जॉब। महा ने फौरन से पेशतर का ख्याल रद्द किया था। तो फिर ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? और सुंदस ने बर्फी का टुकड़ा मुंह में देते हुए पूछा था। और मेरे बड़े भाई बतौर एससीपी तैनात हुए हैं हमारे शहर में। वह लड़कियों के मुंह से बैर वक्त तो सीरियस दांत निकला था। पुलिस ऑफिसर सुनो महा, वो क्या है, मेरी अम्मा एफएससी के बाद मेरी शादी करना चाह रही हैं, और मुझे ऑफिसर बड़े पसंद है। आर्मी ऑफिसर ना सही, पुलिस ऑफिसर ही सही। तुम अपने भाई के साथ मेरी सेटिंग वगैरह करवा दो ना प्लीज। मोना ने अपने दुपट्टे का कोना उंगली पर मरोड़ते हुए शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा था। तो महा ने एक जोरदार धप इसके कंधे पर रसीद की, जबकि बाकी लड़कियों के कह के उबल पड़े थे। शर्म करो, मैं अब्बास भाई से पूरे 10 बरस से छोटी हूँ, और इतना ही प्यार तुम्हारा भी होगा। महा ने इसे घूरते हुए कहा था। कोई बात नहीं, बल्कि बड़ी उम्र के मर्द अपनी बीवियों की ज्यादा केयर करते हैं। मोना के साथ बैठी किंजा ने शरारत से आंखें मचाते हुए कहा था। कोई नहीं चाहिए तुम्हें, अगर इतना पता है तो तुम ही बन जाओ महा की भाभी। मैं अपने फैसले से दस्तबरदार हुई हूँ। महा की उम्र वाली बात पर शर्माने की अपनी चोट छाड़ के मोना ने फौरन किंजा को घेर लिया था। उसकी बात पर किंजा समेत सब हंस पड़े थे। तुम लोग मेरी भाभी की फिक्र में हल्कान मत हो, इतनी जबरदस्त लड़कियां इनके साथ ही ऑफिसर्स हैं, यकीनन हम इनमें से ही किसी को लाइफ पार्टनर के तौर पर चुनेंगे। महा ने बात के अख्ताम पर अपने बैग में से एल्बम निकाली, जिसमें अब्बास हैदर की ट्रेनिंग के दौरान और अख्तामी तकरीब की कई तस्वीर थी, और ग्रुप फोटोज में एमन और उर्वा भी अपने तमाम तर रवानियों के साथ जलवा फरोज थी। पुलिस और यूनिफॉर्म में संजीदगी और वकार के साथ खड़े तमाम ऑफिसर एक ही खास तासुर देने वाले पर तारी कर रहे थे, और यही हाल इन यंग गर्ल्स का भी था, जो एक एक तस्वीर को नहायत गौर से देखते हुए अपने सताइशी जुमले भी अदा कर रही थी। ऐसे में उम्मे असफा ही थी जो खामोशी से इनकी बातें सुनती, धीमी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए इस महफिल में खुद को हाजिर रखने की कोशिश कर रही थी। बहुत बातूनी तो वो बहुत पहले भी ना थी, लेकिन इस हादसे के बाद वो मजीद खामोश हो गई थी। शुरू दिन से ही इसका यही रवैया था। जब भी ग्रुप की बाकी लड़कियों ने इस बात को महसूस न किया था, रही सुंदर तो बाकी लड़कियों की मौजूदगी में इस बात को ज्यादा महसूस न कर पा रही थी।
शीदा असवा को बुलाकर लाओ खाने पर। खदीजा बेगम ने खाना लगाते हुए शीदा को वो मुखातिब किया था। बड़ी बीबी, मैंने छोटी बीबी जी को पहले ही कह दिया था, कपड़े बदल कर आ रही हैं। पानी का गिलास उजागर रखते हुए शीदा ने बताया तो खदीजा बेगम सर हिलाते प्लेट में खाना लगाने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, बड़ी भूख लग रही है, आज तो मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। मुदाखलत इस्फानी ने खाना निकालते हुए देखकर हल्की रोक अंदाज में कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। मैंने सोचा मेरी बेटी कॉलेज से थकी हुई आई है, भूख लग रही होगी। थैंक यू अम्मी, आप तकलीफ मत किया करें, मैं खुद आप निकाल लिया करूंगी, इसने मोहब्बत से जवाब देते हुए प्लेट अपने सामने की। कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन तुम्हारा? खदीजा बेगम ने खाना खाते ससरी अंदाज में पूछा। वो रोजाना ही सही सारे दिन की रिदा सुनती थी और उम्मीद असफा भी ने तफसीलन अखबार बताती थी। अम्मी, वहाँ के भाई CSSP तैनात हुए हैं हमारे ही शहर में, उम्मीद आसमान ने पुरसोच अंदाज में बताया था। अच्छी बात है, खदीजा बेगम ने सभी लाते हुए अंदाज में कहा। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम वहाँ के भाई से बाबा के सिलसिले में बात करें तो। असफा की बात पर खदीजा बेगम ने झटके से सर उठाया और असफा को साथ ही अपने कमरे में आते थे। आपको मैंने मना भी किया था असफा के, इस टॉपिक पर अब हम दोबारा बात नहीं करेंगे, उन्होंने तंबी अंदाज में कहा था। अम्मी, मैंने किसी से बात नहीं की, असफा ने खफकी भरे लहजे में कहा और इसके खफकी को खदीजा बेगम ने भी महसूस किया। बेटा, मैंने आपको मसलत के तहत ये कहा था कि कॉलेज में अपने किसी दोस्त को बाबा के गायब होने का मत बताना। बेटा, हम लोग इस दुश्मनी में गिरे हुए हैं, ऐसे में मजीद किसी और मुसीबत में पड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, उन्होंने रसान से समझाना चाहा। मेरी दोस्तों से हमें क्या खतरा है हमें? खदीजा बेगम की बात पर भी असफा की नाराजगी दूर न हुई थी। बेटा, जैसे मेरे बात मुझसे शेयर करती हो ऐसे ही आपकी दोस्तें भी घर में जाकर करती होंगी, और कब किसी के कान में पड़ जाए कि हम दोनों माँ बेटे अकेली हैं तो ऐसे में बेटा ईमान बदलते देर नहीं लगती। खदीजा बेगम की बात पर उस्मान ने समझते सर हिला था। एक बात ये हमेशा याद रखना उस्मान, सवाए मेरे कभी किसी से भी कुछ डिस्कस मत करना। अपने अंदर एक और दुनिया बसा लो, मन में रखने वाली दुनिया में रहते सिर्फ दुनियादारी करो, दूसरों की सुनो और उनसे मुतल्लिक ही गुफ्तगू दूसरों से करो। अपनी ज़ात, अपने घरेलू हालात हम जैसे ज़िम्मेदारों को दूसरों से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। आंवला पानी के सफ़र में कांटों भरी राह गुरेज मुमकिन नहीं बेटा, लेकिन जहाँ तक हो सके खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अंदर के दुख और बातें सिर्फ और सिर्फ अपनी इस ज़ाते बारी से करो जो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जिसने हमें दौलत और ज़मीन की आजमाइश में डाला है। लोगों की नज़र में हमारी बेपनाह दौलत और ज़मीनें बाइस रश्क हैं और अक्सर इनकी तमन्ना करते हैं, लेकिन ये तो कोई हमसे पूछे, हमारे लिए तो ये सर पर लटकी नंगी तलवार की इमारत है जिसके हर लम्हा गुजरने का खतरा रहता है, और ऐसे में जान हथेली पर रखने वाला मुहावरा हम जैसे लोगों पर भी सादक आता है जो हालत आमन में पे अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है। खदीजा बेगम ने आंखों में आई नमी पूंछते हुए असफा को देखा जो वो गौर में देख रही थी। सॉरी अम्मी, मैं आपको उदास कर दिया, मैंने पहले भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया, आइंदा भी कोशिश करूंगी कि किसी को कुछ ना बताऊं। अरे बेटा, ये तो दुख हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है, इसे तो हर हाल में सहना ही है। अच्छा सुनो, अपने ताया के सामने जिक्र मत करना इस बात का कि तुम्हारी दोस्त का भाई एसपी है। खदीजा बेगम ने इसे समझाते हुए कहा था। वो क्यों? असफा की बात का मतलब ना समझ पाई थी। असफा, मेरी जान, मुझे शक है कि तुम्हारे ताया नहीं। खदीजा बेगम ने सरगोशी में बात अधूरी छोड़ दी तो वो हक्का बक्का इसकी शक्ल देखती रह गई थी। अम्मी, मुश्किल इसके मुंह से निकला था, बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गई थी। इसकी कैफियत पर खदीजा बेगम सर हिलाकर आसान से बोली, मैंने कहा था ना बेटा, किसी पर भी एतबार मत करना, और ये तो दुनिया का दस्तूर है, अपने ही आस्तीन का सांप साबित होते हैं, और वो तो फिर तुम्हारे अब्बू के कजन्स है। ऐसे में इनका यकीन करना, मुझे तो ये भी शक है कि उन्होंने ही अभी तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई नहीं है। अगर ऐसा तो होता तो पुलिस की तफ्तीश के लिए हमसे रब्ता जरूर करते, और अगर पेशावर अगवाकार होते तो तबान का मुतालबा करते। खदीजा बेगम आज सारे राज अफशा कर रही थी, तो फिर तो हमें जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उम्मे असफा के कहने पर खदीजा बेगम ने फौरन इसके मुंह पर हाथ रखा था। आज तक दीवारों के भी कान होते हैं, ये अपने मुलाजमिन की वफादारियों को वो यहाँ तो खरीद चुके होंगे, नहीं तो जल्दी करवा देंगे। अगर तुम्हारे तारीफ को इसकी सुनगुन भी मिली तो वो हमें भी गायब करवा देंगे या फिर शायद मार ही देंगे। मुझे मैं तुम्हें खोने का हौसला नहीं है, हमें असफा को खुद में बेचे हुए गड्ढे गड्ढे लहजे में खदीजा बेगम ने कहा था। और बाबा असफा के लहजे में अंदेशा बोल उठे थे, इतनी जल्दी तो वो कोई कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए जोर डाल रहे होंगे। तुम बस दुआ करो और आइंदा घर में बेमुख्तार रहना मेरे बच्चे। अल्लाह हम सबको अपनी इस आजमाइश में सुरखरू करे। धीरे धीरे असफा को तबकते हुए उन्होंने खुलूस से दिल से दुआ की थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई? हमारी शहजादी के माँ और साहिदा बेगम डाइनिंग हॉल में बैठी खाना खा रही थी जब थका बाज सा हैदर अंदर दाखिल हुआ था। हाथ में पकड़ी कैप टेबल पर रखते हुए फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वापसी में यूनिफॉर्म तब्दील किए बगैर ही कुर्सी खींच कर खाने के लिए बैठा। इसकी शिद्दत भूख को जाहिर कर रही थी। तभी ज़ाहिदा बेगम ने फौरन इसके सामने खाने की प्लेट और डूंगा रखा सारा निकाल कर इसमें ट्रे में रखी चपाती और खाना लगा था। भाई आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी ही नहीं, माँ ने शरारती अंदाज में कहा था। बेटा जी, मैंने दिल में पढ़ ली थी।
हम वो मोहब्बत से इसे देखते अब्बास ने नरमी से कहा था, "हाँ भाई, आपको आराम से खाने भाई को आराम से खाना खाने दो।" कोई सवाल जवाब नहीं। साहिदा बेगम ने उसे रोका था, "मामा, अब हमें भाई की शादी कर देनी चाहिए।" माँ ने भाई को मोहब्बत से देखते हुए नज़र आजमाइश की थी। "ये देखो भाई, थका हारा एक केस की कार्रवाई मुकम्मल करके आ रहा हूँ। अब तो तुम मज़ीद मेरा दिमाग मत खाओ।" खाना अधूरा छोड़-छाड़ अब्बास साथ दोनों हाथ माँ के सामने बांधते हुए गोया माफ़ी माँगने लगा था। अगरचे माँ की बात बिल्कुल दुरुस्त है, अब्बास, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यही तो उम्र होती है, अब मैं मज़ीद तुम्हारी एक नहीं सुनूँगी। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बता दो, वरना मैं तुम्हें कोई पसंद कर लूँगी। अब तो माशाअल्लाह तुम्हारी तरक्की भी हो गई है, अब इस काम में देर कैसी। ज़ाहिदा बेगम ने गोया से धमकी दी थी। पसंद तो खैर पसंद तो खैर आपने पहले से ही की हुई है, मुझे तो बस रस्मी कार्रवाई के लिए शामिल कर रही हैं। अब्बास सदर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ ज़ाहिदा बेगम का चेहरा था। इसकी बात पर ज़ाहिदा बेगम ने खुशगवार हैरत से देखा। बेटे का पुरसुकून चेहरा और मुस्कुराते लबें उस बात पे पैगाम दे रहे थे, लेकिन वो आज खुलकर बात करना चाह रही थी। इसका मतलब है तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है अगर मैं हादिया को बहू के तौर पर पसंद करूँ? ज़ाहिदा बेगम की बात पर अब्बास की आंखों के सामने हादिया का सरापा लहराया। नाजुक खिली-खिली रंगत वाली हादिया इसकी मामूल ज़ात थी और ज़ाहिदा बेगम भांजी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। न जाने कब से उसकी आंखें इसे बहू के रूप में देख रही थी, लेकिन वो अब्बास के किसी मुकाम पर पहुंचने से पहले भाई से दस्त सवाल करने के हक में ना थी। अब्बास छोटा सा था जब हादिया पैदा हुई थी, शायद वो 2 ढाई बरस का था जब से ही इसके दिल में इस ख्वाहिश ने पलना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि अब्बास ने 9 बरस की उम्र में इसके वालिद की वफात होगी। वालिद की वफात के 8 माह बाद पैदा हुई थी। बच्चों की परवरिश में इस बात को दिल में दबाए वो अब्बास के कुछ बनने की मुंतजिर थी, और अब जबकि इनके काबिल बेटे को एसपी का 4 संभालने 6 माह हो चुके थे, तो अपनी ख्वाहिश की ताबीर के लिए बेचैन थी। "मुझे कोई इतराज़ होगा मामा, किसी न किसी से तो शादी करना ही है, तो फिर वो क्यों नहीं जो आपकी पसंद है?" अब्बास की बात पर ज़ाहिदा बेगम की आंखें नम हो गई थी। "तुमने मेरा मान रख लिया अब्बास, बस याद रखना कि तुमने हादिया को हमेशा खुश रखना है। मुझे कभी तुम्हारे मामू के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े।" अब्बास के वालिद की वफात के बाद इनके भाई ने बहुत साथ दिया था, और अब जब मैं उनसे नया रिश्ता बनाने जा रही थी, तो चाहती थी कि अब्बास सदर कभी इनके भाई को शिकायत का मौका ना दे और एक अच्छा दामाद बनकर दिखाए। इसकी बात पर अब्बास ने धीरे से उनके हाथ को थपथपाया था। "आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? इंशाल्लाह इस रिश्ते को हर तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। ख़वाह आप सास बहू घर में पानी पत कम हाज़ी क्यों ना खोल लें, लेकिन पहले आप मामू से रिश्ता तो माँगिए। न जाने इनकी क्या सोच है।" शरारत से कहते हुए उसने आखिर में अहम बात की थी। इसकी बात पर ज़ाहिदा बेगम ने धीरे से सर हिला दिया, जबकि माँ ने चमकती आंखों के साथ अपने खुल्लू भाई को देखा था। "कोई बात नहीं भाई, अगर हादिया अभी ने इनकार कर दिया तो मेरी दोस्तों में से किसी को बतौर भाभी पसंद कर लीजिएगा। जब से उन्होंने आपके ऐसे भी बनने का सुना है, पागल हो रही हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं तो बेवकूफ़ को जब बीवी के बजाय बच्ची को गोद में लिया फिरूँगा। अरे बाबा, मुझे एक समझदार और पढ़ी लिखी बीवी चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि तुम्हारे जैसे लड़की जो दिन में कम से कम 4 बार तो ज़रूर नाराज़ होती हो, और मैं अगर इसे राज़ी करने बैठ गया तो फिर मेरी नौकरी का अल्लाह ही हाफ़िज़ है।" अब्बास की बात पर वहाँ का कब से मुँह बन गया था, उसे देखते ही अब्बास की हँसी निकल गई। इसी यकीनन से मामा को मनाने में अच्छा खासा टाइम लगना था। जब भी ज़ाहिदा बेगम को चाय के लिए कहता, वो वहाँ की मिन्नतें करने में जुट गया था। "देखो खदीजा, हमारी बात मानो और गाँव चलो। यहाँ तक कब तक बैठी रहोगी अकेली माँ बेटी पर? लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं।" चौधरी अकबर ने मूँछों को ताव देते हुए कहा, तो खदीजा बेगम पहलू बदल कर रह गई थी। "भाई साहब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें और अशफाक को अब गाँव चलकर रहना चाहिए। और अहमद साहब का कुछ पता नहीं है कब आएँगे, और न जाने आएँगे भी या नहीं।" चौधरी असगर ने बेरहमी से कहा, तो खदीजा बेगम तरफ उठी थी। "अल्लाह ना करे भाई साहब, अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से ब्याहेंगे इंशाअल्लाह, और मेरे जनाज़े को कंधा देना है उन्होंने।" इनके आंसू रवानगी से गालों पर बह निकले। इनकी बात पे दोनों भाई भी ज़रा नरम पड़ गए थे। "ओए अल्लाह चंगा करेगा, तू क्यों दिल छोटा करती है?" असगर का मतलब ये था कि दी जवान हो रही है, अब अहमद के इंतज़ार में इसे तो पूरा नहीं कर सकते ना। 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है और अभी तक अहमद का पता नहीं चल सका। हम तो ये चाह रहे हैं कि तू असफा की बात कम से कम तय कर देती और फिर 6 महीने में शादी कर देती, अपने घर से फारिग हो जाती। चौधरी अकबर की बात पर खदीजा बेगम बीचों ताप खा के रह गई थी। "जी, आपकी बात सर आंखों पर भाई, असफा का जहाँ मुकद्दर है वहीं बह जाएगी, तो फिर जल्दी काहे की है? अभी तो वो पढ़ रही है, 2 माह बाद इसके पर्चे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो तो ज़रूर कर ले, तब तक अहमद का भी कुछ पता चल जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करेंगे।" खदीजा ने रसान से बात की थी। अब इन लोगों से बिगाड़ की पोजीशन में नहीं थी वो। इनकी बात पर चौधरी अकबर ने चौधरी असगर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया। अभी खदीजा बेगम नहीं मान रही, इन्हें मज़ीद इंतज़ार करना था। "चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। असफ़ा हमारी भी दी है, जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ 1.5 साल और सही। लेकिन देखो, असफ़ा के एफ़ए करते ही तुमने इसका
ब्याह कर देना है। हम इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। नुमान और अयमन की शादी के साथ ही नुमान और असफ़ा की शादी भी हो जाए तो बेहतर है, या फिर अगर तुम तनवीर के साथ करवाना चाहो तो भी हमें कोई इतराज़ नहीं। चौधरी असगर ने गोया बात ख़त्म की तो खदीजा बेगम सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई थी। जैसे आपकी मर्ज़ी भाई साहब, लेकिन रिश्ते की बात तो अहमद ही करेंगे। मुझ जैसे नुमान है वैसा ही तनवीर है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। इनकी बात पे चौधरी अकबर ने सर हिला दिया। चलो खैर वक्त आया तो देखी जाएगी। अब हम चलते हैं। उन्होंने बात खत्म करके उठना चाहा था। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बस मैं शीदा से कहकर खाना लगवाती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। खदीजा बेगम कहती बाहर की तरफ लिपटी तो दोनों भाई बहन के पीछे बाकी डाइनिंग हॉल की तरफ आ गए थे। लो भी लड़कियां मुंह मिठा करो। वहां एक बार फिर मिठाई का डब्बा खोले इसके सामने पर रख रही थी। कैसी खुशी में है भाई, रिदा ने इस्तफसार किया था मेरी आपकी और अब्बास भाई की बात पक्की हो गई है। जल्दी मंगनी की तकरीब अरेंज करेंगे और तुम सबको आना है, इसलिए अपनी तैयारी तैयार रखो। बाद में मत कहना कि पहले से नहीं बताया। माँ की बजाय सुंदस ने तफसील से बताया था। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए ये मिठाई काफी नहीं है, बल्कि हमें तो ट्रीट दो, वो भी जबरदस्त। किंजा ने मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा था। तुम लोग तो एक बार भी मोना के बारे में नहीं सोचा। वहाँ हालांकि बेचारी का कितना दिल था तुम्हारी भाभी बनने का। रीता ने मोना को देखते शरारत से कहा तो उसकी बात पर मोना तरफ उठी। अरे खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, अब तो मेरे बहनोई हैं और मेरी आपकी बहुत पसंद करती हैं बासपाई को, इसलिए अब कहीं और किस्मत आजमाई करो। मुना के कुछ कहने से पहले ही सुंदस बोल उठी थी और मुना जो पहले ही पिता की बात पर खिंची बैठी थी और गुलाब जामुन मुंह में रखे जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी, सुंदस की बात ने मजीद चिंगारियां लगा दी थी। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं अब्बा जी की उम्र के बंदे से शादी करो। तुम्हें ही मुबारक हो, ऐसा फिरोज पे 1 साल होने वाला है इनको पुलिस में भर्ती हुए, अब तक तो पक्के पुलिस वाले बन चुके होंगे। मुझे क्या जरूरत है इतने अनरोमांटिक बंदे से मत्था लगाने की। मैं तो कोई रोमांटिक सा बंदा ढूंढूंगी अपने लिए जो सुबह शाम मेरे हुस्न के कसीदे पड़ेगा। मोना ने सुंदर की खिंचाई करते हुए आखिर में इतराते हुए कहा था। अरे मेरे भाई के बारे में कुछ मत कहना। अच्छा, वो आम पुलिस वालों की तरह नहीं है। हैरत ज़दा सी महा ने आखिर में तंजिया की थी। वो क्या हो गया तुम लोगों को? वो सब एक मजाक था और बस अब जबकि अब्बास भाई की मम्मी हो रही है तो हमें इसकी तैयारी डिस्कस करनी चाहिए, ना कि फजूल की नोक टोक में टाइम ज़ाया करना चाहिए। किंजल सबकी लड़ी चोंचों के आगे बंद बांधे खड़ी थी। हाँ यार, असल बात तो ये है ना कि वैसे कब तक है मम्मी। मुन्ना भी लड़ाई छोड़ छाट कर असल मौजू की तरफ आई थी। हफ्ता 10 दिन तक, शायद नेक्स्ट फ्राइडे अगले जुम्मे। महा ने सोचते हुए कहा था। ऐसे कैसे फाइनल क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? रिदा ने मुखातिब होकर। वो बास भाई ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे इनकी छुट्टी मंजूर होगी बस डेट रख देंगे। दोस्तों रिश्तेदारों को फोन पर इतला कर देंगे और करीबी रिश्तेदारों के घरों में मामा और मामू को जाकर दावत देंगे। महा ने तफसील बताया था। चलो चलो फिर सब दुआ करो कि ना जल्दी छुट्टी मिल जाए, और इनसे पहले तुम दोनों हमें अच्छी सी पार्टी देने का सोचो। अम्मी असफा ने भी चलो फिर सब दुआ करो कि ना जल्दी छुट्टी मिल जाए, और इससे पहले कि तुम दोनों अच्छी सी पार्टी देने का सोचो। असवा ने भी बिलाखिर जबान खोली थी। वाह भाई, असवा बोली भी तो क्या खूब बोली। सच कहते हैं कब बोलना अक्लमंदी की निशानी है। जब भी बोलती है सोच समझ कर तनाई भरा बोलती है। किंजा ने असफा के बोलने पर कहा तो बाकी सब के साथ असफा पे भी हंस पड़ी थी। अम्मी आप कुछ परेशान लग रही हैं। असफा ने खदीजा बेगम की तरफ चाय का कवर बढ़ाते हुए बिलाखिर पूछ लिया था। वो जब से कॉलेज से आई थी इन्हें यूं ही परेशान देख रही थी, लेकिन फिर खामोश रही कि शायद इसका वहम हो। लेकिन अब जबकि शाम का वक्त होने को था, वो हनूस किसी गहरी सोच में गुम थी। और फिर शीदा ने बताया कि वो दोनों ताया आए थे और ऐसे में इसका खदीजा बेगम की परेशानी के बारे में जानना मजीद जरूरी हो गया था। अरे नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हारा वहम है। खदीजा बेगम ने बात को टालना चाहा था। शीदा बता रही थी कि दोनों ताया आए थे आज और खाना खाकर गए हैं। उम्मे असवा का आज प्रैक्टिकल था, जब भी कॉलेज से देर से लौटी थी और यूं वो ताया साहिबान से मुलाकात से महरूम रही थी। तुम्हारे ताया चाहते हैं कि हम दोनों गांव में शिफ्ट हो जाएं। खदीजा बेगम ने बिलाखिर से आधी अधूरी बात बता ही दी थी। लेकिन क्यों? उम्मे असफा ने हैरत से पूछा था। अब तुम्हारे बाबा हमारे साथ नहीं है, तो उनका ख्याल है कि हमें वहाँ चल कर रहना चाहिए। इनके चेहरे को गौर देखते हुए खदीजा बेगम ने बताया तो एक साया सा आकर असफा के चेहरे पर गुजरा था। फिर आपने क्या कहा? इसने धीमे लहजे में सवाल किया था। मैंने कहा कि तुम्हारा एफए होने तक हमें रहने दे, तो वो मान गए थे। अब दुआ करो कि इस वक्त तक तुम्हारे बाबा मिल जाए, वरना तकदीर वही हवेली होगी जहाँ चंद घंटे गुजारना दोबर हो जाता है हमारे लिए। खदीजा बेगम की आवाज़ बेबसी के एहसास से मजीद धीमी हुई और रसवास के उनके चेहरे से नजरें हटाना भूल गई थी। इसकी अब तक की जिंदगी में अहमद हसन ने एक रात भी गाँव में नहीं गुजारने दी थी। जितना वक्त भी बीत जाता वो खदीजा और मैं हसन को असफा को साथ लेकर ही निकल आते थे और अपने घर आकर ही आराम करते। ने अपने तायजाद भाइयों का माहौल सख्त नापसंद था। खुद उन्होंने होश संभालते ही अपने ननियाल में तालीम के घर से डेरे जमा लिए थे। जब वो बीए के बाद कॉलेज गए तो वहाँ दिल न लगा। उन्होंने शहर में ही अपना घर
बना लिया। खदीजा बेगम इनकी सगी मामूज़ाद थी, जिसे अहमद हसन अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। ऐसे खदीजा बेगम ही अपने वालिदैन के हज़ारों एकड़ जायदाद की इकलौती वारिस थी। बचपन का साथ कब पसंदीदगी में डला, दोनों को खबर ही ना हो सकी। पढ़े तो वो पहले से ही इनके रिश्ते के हक़ में थे। यूँ बगैर किसी रुकावट के इनका रिश्ता तय हो गया था। खदीजा बेगम के मैट्रिक करते ही इनकी शादी कर दी गई। कुदरत खुदा की उम्मे अस्वा के बाद इनके यहाँ मज़ीद कोई औलाद ना हुई थी और यूँ उम्मे अस्वा भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उन माँ-बाप दोनों से वर्षा में मिलने वाली बेशुमार और जायदाद की इकलौती वारिस थे। अब ऐसे में जब कोई करीबी ननिहाल और ददियाल में रिश्तेदार ना थे, तो अहमद हसन के तायाजाद चौधरी अकबर और चौधरी असगर ही इनके भाई बनते थे और वह अहमद हसन से मोहब्बत भी करते थे। अहमद हसन के शहर आकर शादी कर लेने के बाद इनके अम्मा-अब्बा की वफ़ात के बाद भी उन्होंने अहमद हसन से राब्ता ना तोड़ा था और अक्सर दूसरे चौथे हफ्ते मिलने आते थे। यूँ अहमद हसन को भी 1 डेढ़ माह बाद इनके यहाँ जाना पड़ता था। कुछ वो अपनी ज़मीनों वगैरह का हिसाब-किताब भी देखने जाते थे। यूँ इनका आपस में ताल्लुक अभी तक कायम था। ऐसे में अब अहमद हसन की गैर मौजूदगी में खदीजा और उम्मे अस्वा के सरपरस्त वही थे, जब भी उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि खदीजा बेगम का ख्याल दूसरा था। इन्हें लगता था कि वो असल में अस्वा की बेपनाह जायदाद के लालच में हैं। अब ये तो वक्त गुजरने पर ही साबित होता था कि वो इनके साथ मुखलिस थे या नहीं। अस्वा मामा एक बचने वाला है तुम्हारे भाई का कोई अता पता नहीं है। फ़ोन करो, उसे जल्दी पहुँच जाए, अभी तैयार भी होना है। अब अपनी मंगनी पर भी क्या यूनिफ़ॉर्म पहनकर शिरकत करेगा? खदीजा बेगम खफगी से बड़े लहजे में माँ से मुखातिब थी। भाई का फ़ोन आ गया था, वो कह रहे हैं क्या मेहमानों के साथ हाल में पहुँचे, वो वहीं आ जाएंगे आधे घंटे तक। माँ ने कान में झुमका डालते डालते एक लम्हे को मुड़कर पीछे देखा, फिर आईने में देखने लगी थी। हद हो गई इस लड़के की, तो ज़माने भर से अलग नौकरी कर रहा है। अच्छा सुनो, इसे कहो कि हम इसके कपड़े साथ लेके जा रहे हैं, वहीं हाल में जाकर ड्रेसअप हो जाए। अब क्या पहले घर में आकर तैयार होगा, फिर तो हाल पहुँचते पहुँचते शाम कर देगा। चलो बच्चों, तुम सब ये सामान अपनी गाड़ी में रखो। शाबाश। माँ से बात करते करते उन्होंने किंजा, रिदा और मुन्ना को वो सामान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जो इन्हें अब्बास हैदर की दुल्हन हादिया के लिए लेकर जाना था, और खुद अब्बास के कमरे की तरफ मुड़ गई थी ताकि इसका सामान ले सके। हादिया चूंकि सुंदस की बहन थी, इसलिए सुंदस ने तो अपने घर से ही फंक्शन में शरीक होना था, लेकिन चूंकि उम्मे अस्वा की सुंदस से ज्यादा दोस्ती थी, इसलिए वो भी हादिया की तरफ से शिरकत कर रही थी। बहुत अरसे बाद खदीजा बेगम और उम्मे अस्वा किसी ऐसे घरेलू तकरीब में शरीक हुए थे। अस्वा बहुत खुश दिखाई दे रही थी और खदीजा बेगम मुतमिन थी कि अस्वा के लिए ये तब्दीली खुश आइंद साबित हुई है। कुछ घंटे के लिए सही वो अपने माहौल से बाहर तो निकली है। लड़के वाले पहुंच गए और इनका इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से किया गया था। अरे वाह, अब्बास भाई की ये साली नंबर 2 तो हमसे भी पहले पहुंच गई है। किंजा ने उम्मे अस्वा को सुंदस के साथ फूलों की प्लेट पकड़े देखा तो खिलखिलाते हुए चेहरा था। नंबर 2 यानी कि दाल में काला। रिदा ने किंजा की बात पर लिपकी थी। वो सब गपशप करती हुई रास्ते से हटकर एक तरफ आकर खड़ी हो गई थी। क्या मतलब है भाई? महा ने इस्तफसार किया था। लीजिए 2 नंबर यानी कि फरार। और अरे इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर से तो अब्बास भाई की साली है, लेकिन अंदर से कुछ और है। किंजा ने खिलखिलाते हुए कहा तो सुंदस ने एक जोरदार थप्पड़ से रसीद किया था। जी नहीं, जैसे तुम चारों हादिया आप ही की नंदे हो, इसी तरह हम दोनों अब्बास भाई की सालियां हैं। और बस। सुंदस की बात पर अभी वो कोई कमेंट न दे पाई थी कि वेटर ने सबको कोल्ड ड्रिंक में सर्व करने आन पहुंचा था। सब शराफत के चोले ओढ़े खामोशी से कोल्ड ड्रिंक लेने लगी थी। अब्बास भाई किधर है? नजर नहीं आ रहे हैं। मदनी ने इधर उधर देखते हुए सवाल दोहराया था। वो अभी आए ही नहीं है तो नजर कैसे आएंगे? उन्होंने जवाब दिया था। वो क्यों? मैं अस्वा ने हैरत से पूछा। वो भी ऑफिस में ही थे, आधे घंटे तक पहुंचने का कह रहे हैं। 20 मिनट तो हमें आए आए हुए हो गए हैं, 10-15 मिनट तक आ जाएंगे। वहां ने तफसील बताया था। तो तौबा है, वैसे अब्बास भाई से ऐसी भी क्या फर्ज शनासाई कि बंदा अपनी जिंदगी के इतने अहम दिन पर भी वक्त ना निकाल सके। किंजा ने चिड़े हुए लहजे में कहा। वो सब जितनी हैदर अब्बास से मिलने की मुश्ताक थी, इतना ही वो दिल लगा रहा था। तुम अपने लिए कोई बेरोजगार ढूंढना ताकि हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहे। रिदा ने इसे चिढ़ाया था। अल्लाह ना करे ऐसी बददुआ तो ना दो। किंजा ने रिदा को हल्का सा धक्का देते हुए कहा था। रिदा लड़खड़ा कर साथ खड़ी अस्वा से टकराई तो अस्वा के हाथ में पकड़ी बोतल इसके ऊपर जा गिरी। वो अपने कपड़ों को झाड़ती हुई अस्वा पीछे हटी थी। कभी तो इंसानों की जोन में आ जाया करो तुम लोग। अस्वा जाओ, वो सामने वॉशरूम है, तुम पानी से साफ कर लो। महाने ने घूरते हुए अस्वा से कहा। तो वो अस्वा साड़ी लाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम से वापसी पर अचानक इसके कदम पीछे से आई। पुकार पर मदम पड़ गया था। एक्सक्यूज मी, प्लीज जरा महा को बुला दीजिएगा। अगर आप इसे जानती हैं तो, या फिर सुंदस को प्लीज। अस्वा के मुड़ने तक वो हकीकतन इसके सर पर आन खड़ा था। फुल यूनिफॉर्म में 6 फुट से निकलते कद और कटे हुए जिस्म के मालिक इस शख्स के सामने अस्वा एकदम बुढ़िया सी लग रही थी। फौरन 2 कदम पीछे हटी और साड़ी लाती अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि अब्बास हैदर बेइरादा ही से देखता रह गया था। कितना हसन था छोटी सी लड़की की आंखों में, जैसे कोई बड़ा दुख छुपाने की सही में हो। न जाने है कौन, वो वहां के आने तक अस्वा की उदास आंखों के बारे में सोचता रहा था।
ओफ़ो भाई कहाँ थे आप और मोबाइल क्यों बंद रखा है आपने? माँ ने खबकीसे से घूरते हुए पूछा था। सॉरी, बस मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए। इसने फ़ौरन से पहले माज़रत की थी। अच्छा चलें, अब फ्रेश हो जाएँ, आपके कपड़े लाती हूँ। माँ कहकर अंदर की जानिब लिपटी तो वो भी फ़ौरन वॉशरूम की तरफ लिप रहा था। वॉशरूम के साथ ड्रेसिंग रूम खाली था। माँ दरवाज़ा बंद करके इसे बता गई थी कि कपड़े बाहर रखे हैं। नहाने के बाद इसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़े के साथ लटका हुआ टॉवल खींचा तो साथ ही पैंट और बनियान भी इसके हाथ में आ गई थी, लेकिन शर्ट ना आई थी। पैंट पर बनियान चढ़ाए वो जैसे बाहर निकला तो सामने वाला दरवाज़ा खोलकर वही इस आंखों वाली लड़की एक पाँव अंदर और दूसरा बाहर रखे शर्म से लाल हुई से नज़र चुरा गई थी। आई एम सो सॉरी, मैं मेरा मोबाइल बहुत दूरी छोड़-छाड़ कर फ़ौरन बाहर की तरफ मुड़ी थी, जब हैदर ने इसे आवाज़ दी थी, इट्स ओके, आप अपना मोबाइल ले सकती हैं। शर्ट पहनकर इसने बटन बंद करता हुआ मुड़ कर कोट पहनने लगा। सामने लगे आईने में इसका साफ नजर आ रही थी। इसकी धोती और गुलाबी रंगन में शर्म की सुर्खी गुल के मजीद निखार पैदा कर रही थी। आबाद ने एक निगाह इस पर डाली और अपने बाल बनाने लगा, जबकि इसका तेज से अपना मोबाइल उठाकर बाहर निकल गई थी। पता नहीं कौन है, शायद मामा का कोई कजन है, लेकिन शक्ल देखी देखी लग रही है। बड़ा हैंडसम है, मुन्ना वगैरह देख ले तो पागल ही हो जाएगी इसके पीछे। उम्मीद असफा बिला इरादा ही इसके बारे में सोचने लगी जब किंजा की चीख-नुमा आवाज़ पर हैरानगी से इसकी जिद देखा। अरे ये है अब्बास भाई, माय गॉड, ये तो कहीं से भी माह से 10 साल बड़े नहीं लगते। वह मुश्किल है 4-5 साल का गैप लगता है। इतनी अपनी ट्रेनिंग वाली तस्वीर के बाद से और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं साल भर में। सामने स्टेज की तरफ रुख किए वो तबसरा कर रही थी, भाई अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं जबकि मैं शुरू से ही पेटू हूँ। वहाँ ने हंसते हुए कहा तो मैं असफा ने भी सामने स्टेज की तरफ देखा और नजर उठाई और वही लम्हे दिल खोया। बच्चा का हलक में आ रहा था, वो तो वही शख्स था जिसे वो कुछ देर पहले कालू करार दे गई थी। हादिया सान के हमरा बैठे हंसते मुस्कुराते अब्बास हैदर ने एक ही पल में उम्मे इसफा को अंदर तक खाली कर दिया था। नहीं, ये वक्ती कशिश है। फिर ये किंजा मोना की बातों का असर होगा मुझ पर। वैसे भी हम वडेरों के मुकद्दर में सिर्फ अयाश वडेरों का साथ ही लिखा है। ऐसा ना हो तो फुल्कों की जमीन जायदाद बढ़ जाए, फिर कौन हमारी चुदराहट को मानेगा। सख्ती से सोचते हुए इसने आंखों में आई नमी को अंदर ही अंदर उतारा। खुद को किंजा और रिता वगैरह की बातों में भूल जाने की कोशिश करने लगी थी। देखो बाबा, अब कुछ तो खा लो, 3 दिन से भूखे हो। 1.5 साल होने को आया है और तुम अभी तक इधर के आदी नहीं हुए। 1000 बार बोला है कि अब भूल जाओ, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कम से कम इस वक्त जब तक तुम चौधरी साहब ना चाहें। फिर क्यों खुद को हलकान करते हो? अपनी जवानी पर तरस खाओ। करमदाद ने सब एक नाम कैदी को देखते हुए कहा था, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ तुम ये बताओ कि मुझे यहाँ कैद किस लिए रखा है और किसकी इजाजत से? इसमें करमदाद की आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, ना साईं, हमें तो कुछ बताया हमें ना तो कुछ बताया जाता है, ना ही इस पर भी ये धमकी अलग है, कुछ मत बताना। अब देख लो, हमें तो ये तक मालूम नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, बाकी क्या खाक मालूम होगा। करमदाद ने कप के बड़े लहजे में कहा, किसी भी शख्स के मुतालिक इतनी राजदारी पहली बार बढ़ती जा रही थी, वरना हर शख्स के बारे में जो भी चौधरी साहब को आंखें दिखाता करमदाद को बताकर ठुआ लिया जाता था। लेकिन इस बार मामला दूसरा था। इस दफा किराए के उठाए घेरों से उठवाया गया था शायद। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद बात करता, बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर फौरन घर की तरफ लिपटा था। शख्स ने आंखें लगाकर सामने देखना चाहा, लेकिन अब इस तरफ अब कोई मौजूद ना था। कमरे के इकलौते रोशनदान को हौसले से देखते हुए इसने बेबसी से हाथ मसले। रोशनदान इतना ऊंचा था कि वहां तक इसकी रसाई ना थी। अचानक इसे पीछे तरफ से दीवार में बने सुराख का ख्याल आया जिसने कमरे की एक ईंट बजाते हुए बनाया था। वो फौरन इसे बेशतर इसकी तरफ लिपटा और एहतियात से ईंट बाहर खींची थी, लेकिन अफसोस इस तरफ भी कोई ना था। पंजों के बल ऊंचा होते हुए इसने इधर उधर देखा, जहां तक मुमकिन था। वो नजर दौड़ाई, जमीन पर गाड़ी के टायरों के निशान ने इसे थका दिया था। यकीनन वो शख्स वापसी पर इसी तरफ से गाड़ी निकाल कर लेके जाएगा। सोचते हुए इसने अपनी निगाहें बाहर के रास्ते पर जमा दी। 4-5 मिनट बाद गाड़ी के दरवाजे खुले और बंद होने की आवाज आई तो साथ ही जन की आवाज के साथ गाड़ी के सामने से गुजरी थी। लैंड क्रूजर की फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को देखकर कुछ लम्हों के लिए जोया साबित हो गए थे। चौधरी असगर वो हैरानगी की कैफियत में खड़ा रहा था। करमदाद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ओए, तू इधर क्या कर रहा है और ये ईंट क्यों निकाली है तूने? करमदाद ने घबराए हुए लहजे में कहा, न जाने कौन है, अगर इससे चौधरी साहब का मालूम हो गया तो समझो मैं तो गया काम से। करमदाद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चौधरी अहमद हसन चौधरी असगर का सगा चचाजाद हूँ, चौधरी हशमत का इकलौता बेटा, चौधरी इनाम मल्ला का इकलौता दामाद। करमदाद का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। चल अम्मो के लिए तो इससे कुछ बोला ही ना क्या? साईं, आप दोनों हाथ बंधे हो गए, एहतराम से नजरें नीचे किए खड़ा था। अहमद हसन ने बेशतर वक्त शहर में गुजारा था, लेकिन चौधरी हशमत मरते दम तक गाँव में ही रहे थे और वहीं दफन हुए थे। इन अपने गाँव तो क्या, अपने आस-पास के सारे गाँव के लोग जानते थे। पर साईं, आपसे क्या दुश्मनी है इनकी? मेरी और मेरी बीवी के साथ है। हमारी औलाद की बदकिस्मती भी यही है कि वो भी इकलौती है। एक ही बेटी है मेरी ज़ाती और ससुराली जायदाद की इकलौती वारिस।
ISIS का हाथ मांगा था अपने आवारा और नालायक बेटे के लिए चौधरी असगर ने, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसकी सजा ये है। तो मेरे पीछे मेरी बीवी को दबाव में लाकर मेरी बच्ची को जिंदान में कैद करने के चक्रों में होगा यकीनन, लेकिन तुम्हें इन सबसे क्या सरोकार? तुम चौधरी असगर के कारकंदे हो। जाओ जाकर से कहो कि मर्द है तो मर्दों की तरह बात करे। मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद से लिख कर देने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी मासूम बच्ची को बख्श दे। मैंने इसे बड़े नाज़ों से पाला है। इनके माहौल में वो रच बस ना सकेगी और मर जाएगी। आंखों में नमी को झटकते हुए ने सख्ती से कहा था, साईं जैसे वो मेरे बड़े हैं ऐसे आप भी मेरे बड़े हो। मेरे दादा ने बरसों आपके दादा की खिदमत की है। फिर मेरे बाप ने शहर का रुख किया तो मैं भी वहीं की गलियों में पलने बढ़ने लगा। बाप के मरने के बाद भी काफी अरसा आवारा फिरता रहा। फिर मेरे तायाजाद भाइयों के कहने पर पिछले 2 सालों से चौधरी असगर के साथ हूँ। चोरियों चकारियों में 1-2 बार जेल भी जा चुका हूँ। जब भी चौधरी असगर इन कामों में मुझे मुलविस रखता है, लेकिन साईं अगर हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो दोनों बच कर निकल सकते हैं। हमने छोटी छोटी आंखों को घुमाते करमदाद ने राजदाना लहजे में कहा, इसे अपना मुस्तकबिल बदलता हुआ नजर आ रहा था। क्या मतलब? अहमद हसन ने हैरत से पूछा था। मेरे पास दूसरी कोई पनाह नहीं है जहाँ साईं, जहाँ मैं जाकर चौधरी असगर और पुलिस दोनों से बच जाऊं। अगर आप मुझे वो पनाह देने का वादा करें तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से भगाने की कोशिश करूंगा। करमदाद ने सरगोशी में बात करते हुए कहा था, जिंदगी रही है, अगर मैंने तुम जैसे कारकंदे पाले होते तो आज यहाँ ना होता। ये मेरा शरीफाना तर्ज अमल ही था जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर मैं भी आम और डेरों की तरह होता तो किसी की जरूरत ना होती कि मेरे घर आने का तमाशा बना था। दोनों हाथों को आपस में मिलते मलते हुए चौधरी अहमद हसन की बेबसी अरूज पड़ती। देखो साईं, आजकल ये असूल है, कुछ दो और कुछ लो। आपके पास ताकत ना सही, पैसा तो है। आप मुझे किसी दूसरे मुल्क में सेट करवा सकते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार करवा सकते हैं तो फिर ठीक है। 60-70 लाख आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन मेरी जिंदगी बदल देगी। अभी मेरे आगे एक उम्र पड़ी है, 35 का हो रहा हूँ, लेकिन अभी शादी तक नहीं हुई। अब अगर मुझे ये गोल्डन चांस आप मुयसर कर दे तो मैं आपके लिए राह हमवार कर सकता हूँ। करमदाद ने चौधरी अहमद को देखते हुए कहा था, इसके लिए तुम्हें मेरी जुबान पे दबार करना होगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। चौधरी अहमद की बात पर करमदाद ने गहरी सांस भरी थी। एक आजाद और पुरतेश जिंदगी के लिए सौदा महंगा तो ना था। मुझे मंजूर है। करमदाद ने इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन ध्यान रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। चौधरी अहमद ने इसे तंबिया करते हुए कहा था, फिक्र ना करे साईं, मैं तो पूरा ध्यान रखूंगा। करमदाद ने बात ही खत्म किया, बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने सामने देखा। आसपास दूर दूर तक कोई ना था। इसने गहरी सांस भरते हुए दरवाजे को लॉक लगाया और काम का बहाना बनाकर बाहर निकल आया। और सबसे पहला काम इसे ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाने का करना था, और यकीनन इसके लिए इसे किसी की मदद दरकार थी। इस पर तो न जाने कितने अफराद निगरानी पर मामूर थे। वह अगरचे लोगों की तादाद न जानता था, लेकिन निगरानी से तो वाकिफ था ना। जब इस राजदाना काम को मजीद राजदाना से अंजाम देना चाहता था, और इसके लिए इसे कम से कम 3 से 4 माह का अरसा दरकार था। चौधरी असगर ये खुफिया जेल फरार के लफ्ज़ से नाआशना थी, और इसका हौसला सिर्फ और सिर्फ करमदाद ही कर सकता था, जो यहाँ का दादा तस्वुर किया जाता था। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद इन सब ने सेकंड ईयर की तैयारी के लिए अकेडमी ज्वाइन कर ली थी, और अब जबकि सेकंड ईयर के दाखिला टेस्ट शुरू हो चुके थे, सब शौकियाँ छोड़कर संजीदगी से पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा थी। फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर भी अच्छे नंबर से पास करने का आज़म लिए हुए था। दाखिला टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही इन सबको तैयारी के लिए फ्री कर दिया गया था। यूँ वो सब घरों में बैठी दिन रात तैयारी में जती हुई थी। असफा बेटा, कुछ देर आराम कर लो, फिर पढ़ लेना। खदीजा बेगम ने से मुसलसल घंटों से पढ़ते देखा था। जी अम्मी, थोड़ी देर और, फिर उठने लगी थी। असमा ने नरमी से कहकर दोबारा खुद को किताबों की तरफ मुतवज्जा कर लिया। या अल्लाह, मेरी इस बच्चे की मदद फरमाना मौला, इसे दीनी और दुनिया हर इम्तिहान में कामयाब करना। अमीन। असफा के इम्तिहानात तक खदीजा बेगम के लबों पर एक ही दुआ थी। आखिरी पेपर देकर जब वो घर आई तो छोटे ताया ने लेने आ पहुंचे थे। बैग में अपने चंद जोड़े और जरूरत की चंद चीजें ले दोनों माँ बेटी गाँव आ गए थे। अगरचे प्रैक्टिकल के लिए असफा को अभी जाना था, लेकिन वो चौधरी असगर के एक ही दिन की तो बात है, गाँव से ही आकर दे जाए, और यूं इनके पास कहने को कुछ ना बचा था। अशफाक हुसैन यूनिफॉर्म कैप सर पर जमाते रिवॉल्वर पेटी में रखते हुए इसने राजदाना आवाज में कहा तो सलूट मारता। अशफाक हुसैन फौरन हाजिर हुआ था। जी यस सर, तैयारी गाड़ी तैयार कर लो, एक जगह रेड के लिए जाना है। अशफाक हुसैन को हुक्म देता और सामने पड़ी फाइल पर आखिरी नजर डालकर उससे दराज में रखने लगा था। कितनी गाड़ियां हैं सर जी? अशफाक हुसैन ने जाने से पहले पूछा था। 3, और जल्दी अगले 20 मिनट में हमें वहाँ पहुंचना है। इसके कहने पर अशफाक हुसैन सलूट मारकर जी सर कहता हुआ बाहर निकल गया। सर जी, गाड़ियाँ तैयार है। 5 मिनट बाद वो इसे इतला देने आया था और सर इलाका उसके हमरा हो गया। इसके गाड़ी में बैठती तमाम गाड़ियां हरकत में आ गई थी और आगे पीछे तेज से सफर करने लगे थे। तकरीबन 20 मिनट के बाद सफर के बाद गाड़ियां एक दरमियानी दर्जे के रहायशी इलाके के पास पहुंच गई थी। जब अब्बास हैदर ने हाथ बढ़ाकर वायरलेस पकड़ा और अपने पीछे आती गाड़ी को हदायतें जारी की थी, अब अगले मोड़ पर गाड़ी रोककर गली में फैल जाएं।
गली के आखिर 2 मकान हमारा फ़ोकस है, इसके अलावा भी मकान ध्यान रखिएगा आस-पास के घरों से भी कोई मुश्तबा फ़र्द भागने ना पाए। यस सर, जो हुक्म अब्बास सदर के हुक्म पर दिन निवास पर पड़ती गाड़ी जिसका नंबर 18 था, इन दोनों गाड़ियों के बीच में से निकल कर आगे बढ़ गई। 09 आप यहीं रुक कर हमारा इंतज़ार करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। अब्बास सदर के कहने के साथ ही गाड़ी भी साइड पर रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी रोक के साथ ही 09 ने भी उनसे चंद फुट के फासले पर ब्रेक लगा दी। गाड़ी के रुकते ही अब्बास सदर ने इसके साथ मौजूद अफराद तेज़ी से बाहर निकले और मुख्तार कदमों से गली में दाखिल हुए थे। अपने साथ आए अफराद को मुख्तलिफ पोजीशन पर खड़ा करके ऐसे अब्बास सदर ने अपनी जगह का तयन किया और आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर के बाद अंदर से किसी के बाहर आने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के सामने से हटकर फौरन साइड पर दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया था। कौन, अंदर से सवाल किया गया था। कोई जवाब न पाकर दरवाज़ा खोलकर गली में झाँकने की कोशिश करता शख्स अगले ही लम्हे अब्बास सदर की मजबूत गिरफ्त में था। मुँह पर जमे मजबूत हाथ की बदौलत को कोई भी आवाज़ निकालने से कासिर था। कल रात जो नए किराएदार आए हैं वो चाहिए हमें, बस इसलिए आवाज़ निकालने की कोशिश मत करना। कराते लहजे में कही अब्बास सदर की बात पर इसकी कहीं से ही मज़ाहमत भी दम तोड़ गई थी। इशारे पर साथ मौजूद पुलिस एहलकार तेज़ से अंदर दाखिल हुआ तो बासानी मतलूबा अफराद को हिरासत में ले लिया था। इन तीनों मुजरिमान के पास से असला भी काफ़ी मिकदार में बरामद हुआ था। मालिक मकान को भी पूछगिछ के लिए साथ लिए वो वापस हुए तो रास्ते में ही अब्बास हैदर ने आला अफसरान को इन अफराद की गिरफ्तारी की खबर दी थी। मतलूबा अफराद की तलाश में पुलिस पिछले 1 साल से खवार हो रही थी और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसका सेहरा अब्बास हैदर के सर पर था और अपनी इस कामयाबी पर वो बेतहाशा खुश था। रज़िया चौधरी असगर ने दूध का गिलास ले जाती रज़िया को पुकारा था। जी साईं। रज़िया फौरन उनके सामने आई थी। दूध किस लिए लेके जा रही हो साईं? खदीजा बेगम के लिए, रज़िया ने जवाब दिया था। अच्छा सुनो, ने कहना कि आप मेरी बात सुन जाए। चौधरी असगर कहकर आगे बढ़ गए थे और रज़िया के पैगाम देने पर थोड़ी देर बाद खदीजा बेगम उनके सामने थी कि देखो खदीजा, अहमद हसन का तो कुछ पता ना चल सका, इसलिए अब मेरा और भाई साहब का ख्याल है कि तुम्हें अब फैसला लेना चाहिए। किसी एक बच्चे को अपना बेटा बना लो, जिसको चाहो, और अब बच्ची की शादी कर दो ताकि तुम अपने फर्ज से पीछे हट जाओ। चौधरी अफजल की बात पर चौधरी अकबर ने भी सर हिलाया। गोया वो भी इससे मुतफिक थे और अब साफ साफ बात करने के सिवा कोई चारा ना था। भाई जी, इसे आप मेरी दरख्वास्त समझे या मिन्नत, लेकिन खुदारा मेरी बच्ची पर तरस खाए। मैं जिस बच्चे को आप चाहे सरपरस्ती में लेने को तैयार हूँ, असवा का भाई बनाकर इसे जमीन जायदाद का वारिस भी बना दूंगी, लेकिन इसके बदले में आप असवा को आज़ाद कर दें। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले में आज़ाद हो। खदीजा बेगम ने गोया आखिरी बाजी पर अपनी तमाम तर जमा पूंजी लगा दी थी। तुम हमें बरादरी में जलील करवाना चाहती हो, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है खदीजा। तुम्हें हर हाल में बच्ची को हमारे पेटों में से किसी एक से ब्याना होगा, वरना दूसरी सूरत में हर नफा नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। चौधरी असगर की बात में धमकी पर खदीजा बेगम काम से रह गई थी और फौरन मसालत की राह अख्तियार की थी। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, आपकी बच्ची आपका खून है, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। खदीजा बेगम की बात पर दोनों भाई पे जाकर खिल उठे। अब की है नकल वाली बात, और देखो असफा हमारी बेटी है, इसे अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला करने का पूरा अख्तियार है। तुम इससे मशवरा कर लो, फिर चाहे वो तनवीर को जिंदगी का साथी चुने या खवा सलमान को, हमें इसका फैसला मंजूर है। चौधरी अकबर के कहने पर खदीजा बेगम ने इस बात में सर हिलाते हुए उठाई थी। इनका जहन तेज से जोर तोड़ने में मसरूफ था। जल्द ही इन्हें एक राह फरार में मैसर आ गई थी। अम्मी, अगले हफ्ते मेरा प्रैक्टिकल है और कल से तैयारी के सिलसिले में टीचर्स ने बुलवाया है, ताया आप जाने देंगे मुझे? असमा ने इस वहम में डूबे माँ से सवाल किया तो खदीजा बेगम की पुरसोच ने मांस के चेहरे पर टिक गई थी। असमा, मेरी बात गौर से सुनो। खदीजा बेगम ने इधर उधर देखते हुए धीमे लहजे में कहा था। दोनों माँ बेटी इस वक्त हवेली के दलान में बैठी चाय पी रही थी और आसपास कोई ना था। मर्द हज़रात अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात में घर से बाहर थे। अमन अपनी माँ के साथ ननिहाल गई हुई थी। रही समीना भाभी तो अपनी निगरानी में खाना पकवा रही थी और इसे सुनाई मौका माँ बेटी के पास ना था। इसके अंदाज पर असफा ने इस्तफार अंदाज में नहीं देखा था। असफा, हालात इस समझ पर आ पहुंचे कि अब हमें कोई वक्त फैसला कर लेना चाहिए। तुम्हारा ताया चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सलमान या तनवीर में से किसी एक से कर दी जाए। खदीजा बेगम के कहने पर असफा सख्ती की कैफियत में आ गई थी। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हारे ताया इस शर्त को छोड़ दे, लेकिन वो किसी सूरत इसके लिए आमादा नहीं है। और ये सब कुछ कोई सिर्फ ज़मीनों के लिए कर रहे हैं और ज़मींदार ज़मीनों से कितनी मोहब्बत करते हैं तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ताया ने बात ना मानने के चक्कर में हर किस्म के नफा नुकसान से खुद को बरी करार दे दिया और इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि वो हमें किसी नुकसान से दो चार कर सकते हैं। तुम्हें तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी रोज़ खाने में जहर मिलाकर मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा, फिर तुम इसके लिए मुश्किल न खड़ी कर सको। खदीजा बेगम के कहने पर रसवा तरफ करने देखने लगी थी। नहीं अम्मी, बाबा के बाद अब मुझे आप पे किसी सूरत नहीं खोना बताया। आप उससे कहें कि मुझे इनका फैसला मंजूर है, शायद इस जरिए में बाबा भी हमें वापस मिल जाए। असफा के कहने पर खदीजा बेगम ने फख्र और खुशी की बिजली
कैफियत में इसे देखा है, इनकी बेटी अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती है कि इनकी खातिर अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगाने को तैयार है। उन्होंने इसफ़ा का चेहरा दोनों हाथों में थाम के इसके माथे पर बोसा दिया, धीरे से इसका गाल तब दबाकर मुस्कुराई थी। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया बेटा कि तुम खुद को पाबंद कर लो, मेरी बात गौर से सुनो। इसफ़ा, तुम सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन कॉलेज जाओगी। बात करते-करते खदीजा बेगम की आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई। तो उनकी बात सुनते-सुनते कभी वो नफ़ी में सर हिलाती और कभी इस्फ़ाती अंदाज़ में, लेकिन मिलाकर खदीजा बेगम ने अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। अब इन्हें तयशुदा दिन का इंतज़ार करना था। भाई कहाँ हैं आप? माँ कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आई और कमरे में अब्बास हैदर को मौजूद न पाकर आवाज़ दी तो फिर बालकनी का दरवाज़ा खोला, पाकर इधर ही आ गए जहाँ अब्बास हैदर दोनों कोने रेलिंग पर टकाए सामने सड़क पर चंद नजरें जमाए खड़ा था। हर मुड़ कर देखा तो धीमे से मुस्कुरा दिया। भाई अगर आप आ रही हैं तो मुझे और मामा को मामू के घर ले चले। माँ के कहने पर इसने हाथ में और कर घड़ी पर टाइम देखा। ड्यूटी से वापसी पर 1 घंटा अब जिम जाने का था, मगर माँ की फरमाइश खैरियत आज क्या खास है भाई? इसने इस्तफसार किया था, कल शब बारात है ना, तो इसलिए हाथी को चीज़ें देने जाना है। वहाँ के कहने पर इसने हैरत से माँ को देखा। क्यों भाई हादिया क्या शब बारात पर खाना पीने का स्टॉल लगाती है? तो बादशाह की बात पर वहाँ खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे नहीं भाई, ये असल में रस्म होती है। मंगनी के बाद खास मौका पर लड़के वाले लड़की के लिए चूड़ियाँ कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं। माँ ने इसे समझाना चाहा तो बादशाह ने कंधे उचका दी। जो मर्जी या रिवाज बना लेते हैं हमारे मुल्क में, हालांकि इस्लाम में तो ऐसे कोई रस्म नहीं है। अब्बास की बात पर माँ ने शरारत से सर उठाया। आप खर्चे की वजह से कह रहे हैं ना? बताऊंगी मैं हादी आपी को। माँ की बात पर अब्बास का कहना बेसाब था। तुम्हारी हादी आपी डीआईजी हैं जो मुझे डरावा दे रही हो। खैर खर्चे की बात नहीं है, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। अब्बास ने वहाँ के अंदाज में कहते हुए बात खत्म की थी। चले तो फिर हमें छोड़ना है, पहले ही काफी टाइम हो गया। वहाँ के कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। बालों में ब्रश करता गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल आया। नीचे आया तो माँ और मामा तैयार थी। तुम भी चलो ना अब्बास। मामा ने इसे देखते साथ चलने को कहा था। नहीं मामा, मुझे अभी जिम जाना है, इसके बाद एक दोस्त की तरफ जाना है। काफी अरसे बाद इससे मुलाकात हो गई। अब्बास के कहने पर उन्होंने कपड़ी से पूछा था, कभी तो थोड़ा टाइम हमें भी दे दिया करो, हर वक्त भाग दौड़ मसरूफियत। उन्होंने गिला किया तो अब्बास ने मोहब्बत भरे अंदाज में दोनों को कंधों से थाम लिया था। वहाँ पर ऐसे तो ना कहे, जब भी टाइम मिलता है आपके पास ही होता हूँ, उसने मोहब्बत से कहा था। बस रहने दो तुम, जितना वक्त तुम हमारे साथ गुजारते हो मुझे अच्छी तरह इल्म है। सादा बेगम ने प्यार भरी कपड़ी से कहा। इससे जल्दी जल्दी बात करते आखिर में चौधरी अकबर के मतलब की बात करके उनका ध्यान बैठाया और रस्फा को तेज से बाहर खड़ी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जो उनके कहने पर ड्राइवर बाहर निकाले खड़ा था। मुँह तो क्या कहा फिर रस्फा ने? चौधरी अकबर बेध्यानी में इसवा की तरफ देखते खदीजा बेगम की तरफ मुतवज्जा थी। इसने कहा है कि जो आपको मुनासिब लगे इसे वही फैसला मंजूर होगा, जो आप दोनों भाइयों के बाहमी मशवरे से होगा। मुंतजर फिर आज अस्कर आता है तो फाइनल बात करते हैं, फिर ब्याह की तैयारी करो तुम लोग। इन कुड़ियों के तो हजारों बखेड़े होते हैं, अच्छा है वक्त पर सब तैयारी हो जाएगी। चौधरी अकबर कहते अंदर की तरफ बढ़ गए तो खदीजा बेगम आंखों में नमी में महसूस करते अंदाज में इंसाफ करती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इनके अलावा मुसलसल वृत्त कर रहे थे और एक और दिल एक अनजाने खदशे के तहत मामूल से हटकर धड़क रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चे की बात फरमा मौला। उन्होंने अंदरूनी इंतशार से नजर चुराकर दुआ की और बेचैनी से कमरे के गिर्द चक्कर लगाने लगी थी। माँ प्लीज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुई असफा ने बगैर सलाम दुआ के इसका हाथ पकड़ा और तेज से दफ्तर की किताब के पीछे ले गई थी, जहाँ वो पहली निगाह में किसी को नजर नहीं आ सकती थी। खैरियत असफा, ऐसी क्या अफगान आन पड़ी जो तुम यूं बगैर सलाम दुआ के? और बाकी सब कहाँ है? माँ ने टेरेस से देखा तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तुम्हारे यहाँ खड़े होकर इंतजार कर दिया। असमा ने इसके सवाल का जवाब दिए थे। माँ, मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से अगर मदद मांगू तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? असफा के गैर मुतवक्का सवाल पर माँ ने ईरानगी से देखा। हाँ जरूर, अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी इंशाल्लाह। क्या आज प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं है तुम्हारी? माँ के जवाब पर असफा धीरे से मुस्कुराई। ये तो एक आम से प्रैक्टिकल है वहाँ, जबकि मुझे अपने एक और इम्तिहान में तुम्हारी मदद चाहिए, जिंदगी के इम्तिहान में। असफा के जवाब पर माँ ना समझी की कैफियत में से देखने लगी और माँ के कुछ ना पूछने पर असफा ने खुद ही से साढ़े धीरे धीरे तमाम कह सुनाया था। और इसकी बातें सुनकर माँ गोया सकते की कैफियत में आ गई थी। ओ माय गॉड, तुम पिछले 2 साल से हैसियत सह रही हो और हमें बताना भी गवारा ना किया। माँ बेसख्त यही थी, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। माँ, हमें अपनों का ही यकीन नहीं तो फिर किसी और पर क्या भरोसा करते हैं? फिर हमारी नई नई दोस्ती थी, मैं कैसे किस पर एतबार कर लेती? आंखों में आई नमी झटके हुए उस आसमान ने जवाब दिया तो महा सर हिला के रह गई। चलो खैर कोई बात नहीं, हम ये बताओ कि मुझसे किस किस्म की मदद चाहती है? महा ने कहा तो आसमान ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया। महा, तुम्हारे भाई पुलिस में है, अगर वो मेरी कोई मदद कर सके, लेकिन ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अगर मेरे ताया को भनक पड़ गई तो आईजी क्या वो बड़े से बड़े ऑफिसर के जरिए तुम्हारे भाई को प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ अरसे तक तुम्हारे घर में रूपोश हो जाऊँ तो किसी को भी शक नहीं गुजरेगा। मेरी और तुम्हारी दोस्ती के बारे में कोई नहीं जानता, और अगर ऐसा हो भी गया तो भी तुम्हारे भाई कुछ मामला संभाल ही लेंगे। उसने कहा तो महा ने गहरी सांस भरी थी। मुझे तो जाहिर है इसमें कोई कबाह नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये सफाई से पूछना पड़ेगा, शायद वो हमें कोई बेहतर मशवरा दे सके। महा के कहने पर असमा ने संजीदगी से एक नजर से देखा था। महा, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारे भाई यहाँ पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं है? ऐसा ना हो कि मेरे ताया के दबाव में आकर मुझे ताया को वापस दे आए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन करो एक लम्हा नहीं लगाएंगे मुझे कत्ल करने में।
क्योंकि एक मकबूल वजह इनके हाथ आ जाएगी। असफ़ा ने खौफ़ज़दा लहजे में कहा था, "अरे नहीं असफ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारी कैफ़ियत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मेरे भाई एक बहुत ईमानदार ऑफ़िसर है और फिर मेरे हवाले से तुम इन्हें भी अज़ीज़ हो गई हो।" माँ के तसल्ली देने पर असफ़ा कुछ पुरसकून हो गई थी। थोड़ी देर में सुंदस, रिदा और किन्ज़ा भी आ गई तो सब बातों में मशगूल हो गई। प्रैक्टिकल के काम पर रिदा और किन्ज़ा तो अपनी वैन पर चली गई थी, जबकि सुंदस माँ के घर जाने का प्रोग्राम बनाए बैठी थी। माँ इन दोनों को बातों में मशगूल छोड़कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब इसकी वापसी हुई तो हाथ में छली के बुट्टे थे जो उसने एक-एक दोनों को पकड़ा दिए। सुंदस प्लीज़ ज़रा गड्डी से बोतलें तो बनवा लाओ। माँ ने सुंदस से कहा तो सर हिलाती उठ खड़ी हुई थी। सुंदस के जाते ही माँ ने तेज़ से अपने बैग से अपनी चादर निकाल कर स्वागत थमाई। बाहर काले रंग की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाली ये चादर ओढ़ो और भाई को जाकर सारी बात बताओ। मैंने इन्हें बताया तो कहने लगे वो तुमसे भी कुछ सवाल का जवाब करना चाहते हैं। वो खुद ही तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं सुंदस के साथ रिक्शे में चली जाऊंगी। जल्दी करो, सुंदस आने वाली होगी। माँ के तेज से कहने पर वो भी जल्दी जल्दी चादर ओढ़ती बाहर निकल आई थी, जहाँ पास हैदर गाड़ी का दरवाज़ा खोले इसका मुंतज़िर था। असफ़ा के बैठते ही इसने गहरी नज़र असफ़ा पर डाली और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया था। जी, मुझे माँ ने आपके बारे में बताया, लेकिन ना मैं आपसे भी सब जानना चाहूँगा। अब्बास हैदर के कहने पर असफ़ा ने धीरे-धीरे सारी बात कह सुनाई थी। लेकिन आप दोनों माँ-बेटी कानूनी मदद क्यों नहीं हासिल करती? अगर आपको शक है कि आपके ताया आपके वालिद के अगवा में मुलव्विस है, तो फिर आपको इन पर मुकदमा करवाना चाहिए। अब्बास हैदर के कहने पर असफ़ा ने आंसू भरी आँखों से इन्हें देखा था। अम्मी का ख़्याल है कि अगर हमने ऐसा किया तो कहीं वो बाबा को भी नुकसान ना पहुँचा दें या फिर मुझे। बस इस डर से, और यही हकीकत है, वो लोग जायदाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगरचा अम्मी ने कहा है कि सब जायदाद ले लो, लेकिन मुझसे शादी वाली बात रहने दें। मगर इस पर ताया ने अम्मी को अच्छी खासी धमकियाँ दी हैं। आप प्लीज़ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर पनाह दे दें। हो सकता है मेरी मौजूदगी की सूरत में वो मेरे बाबा को रिहा कर दें और फिर बाबा सारी जायदाद इनके हवाले करके मुझे खामोशी से अपने आपके घर से ले जाएँगे। असफ़ा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो अब्बास हैदर से देखता रह गया। लेकिन ये तो एक मफ़रूज़ा है ना, ज़रूरी तो नहीं है आपके बाबा इन्होंने ही कैद किए हों, और अगर ऐसा है कि है तो फिर भी खुदा न ख़ास्ता आपके बाबा को वो अब्बास हैदर ने बात दूरी छोड़ दी। मगर असफ़ा की तरफ ने इतला दिया कि वो इसका मफ़हूम समझ गई। अल्लाह न करे ऐसा हो, और अगर हुआ भी तो भी आस तो ख़त्म हो जाएगी ना। हकीकत लाल का तलब सही, मुझे हर हाल में इनका सामना तो करना ही है। असफ़ा की बात पर अब्बास उसे देखता रह गया। इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़की इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार थी, इसलिए इसे जी भर के इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जो इस मासूम की खुश रंग आँखों में उदासी और खौफ फैलाने का सबब बनने थे। अगर इसका बस चलता तो वो शायद इन्हें ज़िंदा दरगोर कर देता कि ऐसे लालची लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन वो कानून का रखवाला था और कानून की पासदारी इसका अवलीन फ़र्ज़ था। चलिए ठीक है, फिर ऐसा करके भी देख लेते हैं, लेकिन माज़रत के साथ मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि तफ्तीश की सूरत में माँ की आपसे दोस्ती सामने आ जाएगी। अब्बास की बात पर असफ़ा ने ताज्जुब से इसे देखा और बेसाख्ता बोली थी, मेरे वापिस जाते ही मेरा निकाह कर दिया जाएगा, मेरे फ़रार के सारे रास्ते बंद हो जाएँगे। असफ़ा के कहने पर अब्बास धीरे से मुस्कुराया। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप वापस चले जाएँ, बल्कि मैं अपने एक दोस्त के घर आपको छोड़ आऊँगा, वो भी मेरी तरह एसपी है। औ और भी हैं लड़की, आपको वहाँ रहने में कोई मसला नहीं होगा। अब्बास के कहने पर असफ़ा की रुकी हुई साँस बहाल हुई थी और वो इस बात में सर हिलाती रुख मोड़ दी, जबकि अब्बास ने फ़ोन निकाल कर उर्वा के घर में मौजूदगी की तस्दीक की और फिर गाड़ी का रुख उर्वा के घर की तरफ मोड़ दिया था। खदीजा बेगम बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी। असफ़ा को घर से गए 4 घंटे हो गए थे और अब तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए था, और अगर प्लान के मुताबिक वो माँ के साथ जा चुकी थी तो फिर भी उसे फ़ोन कर देना चाहिए था। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, इनकी बेचैनी बढ़ रही थी। ठीक आधे घंटे बाद उनके हाथ में पकड़े मोबाइल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने तेज़ी से सबसे बटन दबाकर कान से लगाया था। हेलो, उन्होंने धीरे से कहा था। अम्मी, असफ़ा की आवाज़ में उससे अंदरूनी तमन्नाई भर दी थी। मेरी जान, खदीजा के मुँह से मुश्किल निकला। और दूसरी तरफ असफ़ा माँ की कैफ़ियत समझ गई थी, जब धीरे-धीरे ने अब्बास हैदर से की सारी बातें और आखिर में अब्बा के यहाँ ठहरने का बताया। अभी असफ़ा और भी कुछ कह रही थी कि अचानक चौधरी अकबर के ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने हाथ में पकड़े मोबाइल को खोलकर सिम निकाली और बैटरी दोबारा मोबाइल में डालकर मोबाइल दराज में फेंक दिया था। वो तेज़ से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। सिम के 2 टुकड़े करके सब फ्लश में बहा दिया और खुद बाहर से आ गई थी कि चौधरी असगर से मुँह बटेर हो गई थी। असफ़ा कहाँ है? ठंडे लहजे में पूछे गए सवाल ने इनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट डाल दी थी। वो कॉलेज गई है, क्यों खैरियत है? बावजूद कोशिश के भी इनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई थी। इनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि चौधरी असगर के भारी हाथ का थप्पड़ पूरी शिद्दत से उनके गाल पर पड़ा था और लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटकी थी। तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उल्लू की पट्टी वो हरामजादी कॉलेज में नहीं है। पिछले 2 घंटों से ड्राइवर वहाँ खड़ा ख़वार हो रहा है। वो मनहूस उसे चकमा देकर भाग गई। अच्छा कहा बेचा है तूने इसे? खदीजा बेगम को बालों से पकड़कर खींचते हुए चौधरी असगर ने पूछा तो खदीजा बेगम के साथ सास समीना की भी चीखें निकल गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो इसने कहा था कि जिससे चाहे इसकी शादी कर दे। कहीं मेरी असवा अगवा? खदीजा बेगम की बात है चौधरी असगर के झटके से बाल छोड़े फिर अधूरी रह गई थी। और कोई अगवा नहीं होती, तुम्हारी बेटी ज़रूर अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। लेकिन तुम याद रखना, छोड़ूंगा मैं भी नहीं, इसे पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये थी करोड़ों की ज़मीन हमारे बड़कों की,
निशानी यूँ वो सच किसी और की झोली में डाल दे। ये चौधरी असगर की गैरत को गवारा नहीं है। बेवफ़ा करके ही सही एक बार ज़रूर इसे अपने बेटे की दुल्हन बनाऊँगा। इसके बाद अगर मेरी गैरतमंद पुत्र इसे गोली भी मार दे तो भी कोई इसे कुछ नहीं कह सकता और तुम देखना इसके साथ क्या होगा भी यही। चौधरी असगर का मुँह से कफ उड़ाता हुआ अपनी बात कहकर बाहर की तरफ चला गया, जबकि खदीजा बेगम वहीं ज़मीन पर बैठ के ताली मारकर रोने लगी। तो समीना बेगम इन्हें गले से लगाए खामोशी से सिसकते जा रही थी। एक लफ्ज़ तसल्ली भी तो उनके दामन में ना था। वडेरों की बेटियां वडेरों के तौर तरीके से अच्छी तरह जानती थी। अब बसपा की वापसी गोया इनकी मौत इसकी भी मौत थी तो भी या अल्लाह मैंने तेरे आसरे पर इतना बड़ा रिस्क लिया है, मेरे शोहर और मेरी बेटी की हिफाजत फरमा मेरे मौला। फुट फुट कर रोते हुए उन्होंने दिली दिल में अपने प्यारे की खैरियत की दुआ मांगी थी। करमदाद चौधरी असगर की जोरदार आवाज़ पर करमदाद भागता हुआ आया था। जी सही हुक्म। दोनों हाथ जोड़कर इसकी आंखों पर पट्टी बांधो और इसे तकब्बुर रोड तक छोड़ा, आगे से खुद ही घर पहुंच जाएगा। चौधरी असगर की गैर मुतल्लका बात सुनकर करमदाद हैरान रह गया था। चौधरी असगर और किसी गैर अगवाशुदा को रिहा कर रहा था। जी साईं, हैरत की साथी से इसकी आवाज़ कब कब आ गई थी। ओए ओए एक बारी का कहावत मुझे समझ नहीं आता, जा जाकर इसे पहुंचा कर आ। चौधरी असगर के गुस्से से कहने पर करमदाद तेज अंदर की तरफ मुड़ गया। तू चाहे बाढ़ में, सही कहते हैं हाथी मरा भी 1.25 लाख होता है। वो बेटी की यारियों के किस्से सुनेगा तो खुद ही गैरत के मारे जमीनें हमारे नाम कर देगा। फिर दोनों बाप बेटी चाहे हमारी बला से मुझों का दाव देते। चौधरी असगर ने खुद गुलामी की और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज पूरे 10 दिन बाद है जब तमाम तर कोशिश के बावजूद भी असफा का कुछ पता न चल सका तो चौधरी असगर ने चौधरी अकबर से मशवरा करके चौधरी अहमद हसन को रिहा कर दिया ताकि असफा की गैर मौजूदगी को गलत रंग में पेश करके तमाम ज़मीनी हथियार ले और बरादरी की जिल्लत ख्वार से बचत हो जाए। चौधरी असगर ने बहुत सोच समझ कर फसाद बिछाई थी और अब अपनी जीत का मुंतज़िर था। चलो साईं, करमदाद ने दोनों दरवाजे पट खोलते हुए चौधरी अहमद को बाहर निकलने का कहा था। क्या मतलब तुमने कर लिया इंतजाम? चौधरी अहमद ने सवाल किया। नहीं साईं, अब इसकी नौबत ही नहीं आई। चौधरी असगर ने खुद ही आपको तकब्बुर रोड पर छोड़ने का कहा है। करमदाद के कहने पर चौधरी अहमद ने सौरी अंदाज में सॉरी लाया था। लेकिन क्यों? करमदाद ने चौधरी के सवाल पर लाजमी का इजहार किया था। क्या कह सकते हूँ सरकार, शायद इनका मकसद पूरा हो गया हो, वरना चौधरी असगर और बंदा छोड़ के ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो तरफा कर मारने का कायदा, आपसे रिश्तेदारी का लिहाज कर दिया शायद। करमदाद की बात पर चौधरी अहमद तरफ उठे। नहीं, नफी में सजात उन्होंने जोर से कहा था और मेरे खुदा को उन्होंने असफा की शादी अपने कमरों में से किसी के साथ कर तो नहीं दी। चौधरी अहमद ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा था, हो सकता है सही ऐसा ही हो, लेकिन ये तो आपको वो पहचान कर पता चलेगा ना, अल्लाह सब खैर करेगा। पर सही है तो हम मुश्किल और परेशानियों में, लेकिन मुझे होने की घर से याद रखिएगा। अल्लाह ने अगरचा खुद ही चौधरी असगर के दिल में आपके लिए रहम डाल दिया, लेकिन फिर भी कोशिश करके चंद लाख में मुझे गरीब को इस गुनाहों के दलदल से निकाल दो तो तमाम उम्र दुआ दूंगा। करमदाद के कहने पर चौधरी अहमद ने गहरा सांस भरी थी। तुम कागजात बनवाओ करमदाद, मैं तुम्हारा तमाम खर्चा उठाऊंगा, हालात का खवा कुछ भी हो तुमसे वादा किया जरूर निभाऊंगा। चौधरी अहमद ने करमदाद को जवाब देते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए तो करमदाद भी इसके साथ हो गया। रास्ते पर इनमें कोई बातचीत ना हुई थी। चौधरी अहमद अपनी सोचों में गुम थे और करमदाद ने छेड़ना मुनासिब ना समझा कर एक झटके से रुकी। चौधरी अहमद की सोचों को एक बार फिर ब्रेक लगी थी। उन्होंने आंखों पर पट्टी खोली और गाड़ी से बाहर निकलने लगे थे। साईं, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर, आपकी दी को हर मुसीबत से बचाया। करमदाद ने दिल से दुआ दी। चौधरी अहमद ने इसके खलूस पर दिल में मशहूर हुआ था। सुनो करमदाद, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं नया मोबाइल लेकर तुमसे जरूर रब्ता करूंगा। चौधरी अहमद के कहने पर करमदाद ने जल्दी से सामने पड़ी कापी उठाई और एक नंबर लिखकर चट फाड़ी और जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा दी। चौधरी अहमद ने चिट जेब में रखी वो हाथ हिलाकर कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गए थे। तकरीबन 3 मिनट बाद वो अपने घर के सामने थे। अरे साईं, आप कहाँ थे? जी बीवियों ने तो रो रो कर कोई कसर ना छोड़ी, शुक्र है साईं आप मिल गए। गेट पर खड़े चौकीदार ने जैसे ही दरवाजा चौधरी अहमद को देखा तेज उसके पास आकर बेरफ्त आवाज में बोला, कुछ के मारे से समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बात पहले करे कौन सी बाद में। चौधरी अहमद ने धीरे से उसका कंधा कर दबाया था। साईं, बड़ा अरसा बीबी और छोटी बीबी ने आपका इंतजार किया, फिर बड़े साईं ने अपने साथ गाँव ले गए कि अब आप आओगे तो दोनों बीबियाँ भी घर आ जाएंगी। चौकीदार के तफसील बताने पर सर हिलाते अंदर की तरफ आ गए। ठंडे पानी का जग और गिलास ले चौकीदार की बीवी सीधा दौड़ती हुई आई तो तकरीबन अपने मियाँ के ही अल्फाज में खुशी का इज़हार किया। साईं, आप नहा कर कपड़े बदल लो, मैं इतने में आपके लिए खाना पकाती हूँ। आप बताओ क्या आपको खाने का दिल चाह रहा है? शीदा की बात पर चौधरी ने नफी में सर हिलाया था। नहीं शीदा, मैं बस नहा कर गाँव चला जाऊंगा, तुम जहमत मत करो। चौधरी अहमद बात करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। अब अच्छी तरह नहा धोकर कपड़े बदल कर बाहर आए और साइड टेबल की दराज से चाबी निकाली। इनका वॉलेट, शनाख्ती कार्ड और दूसरे विजिटिंग कार्ड अंदर ही मौजूद थे, लेकिन ये ना तो चेक बुक थी ना ही एटीएम कार्ड। खदीजा ने संभाल लिए होंगे। खुद कलामी करने के अंदाज में उन्होंने वॉलेट जेब में रखा और बाहर की तरफ आ गए थे। गाँव पहुंचने की चलती थी, वहाँ की सूरत हाल से वो ज़्यादा देर बेखबर रहते तो यकीनन ने कुछ हो जाता। इनकी अजीज जान बेटी और बीवी इस वक्त किसी मुश्किल में गिरफ्तार थी और इस हकीकत से जल्द बाखबर होकर इस मुश्किल से
छुटकारा पाने की तदबीर करना चाहते थे। रास्ते भर अनजाने वसवसों ने इन्हें घेरे रखा था। ऐसे में वो कब गाँव पहुँचे इन्हें मालूम भी ना हो सका। वो फुरवा अब जल्दी से आ जाओ, पिछले 1 हफ्ते से इस इज़ाफ़ी ड्यूटी ने थका दिया है मुझे। अब्बास हैदर पुरखलामी के अंदाज़ में कहता हुआ आगे बढ़ा और ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक दी थी। हमेशा की तरह आज भी असफा ने दरवाज़ा खोला था बिना पूछे और अब आधे खुले दरवाज़े में खड़े अब्बास हैदर को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराए फ़ौरन सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें क्या इल्हाम होता है कि ये मेरे आने का टाइम है? अब्बास ने भी मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। अचानक किसी तरफ से धीमी रोशनी ने एक पल को उन्हें फोकस लिया तो अगले ही पल नीम तारीकी छा गई थी। अब्बास ने चौंक कर सामने देखा लेकिन वहाँ कोई ना था। तेज कदमों से तकरीबन भागते उसने अपना शक दूर करना चाहा लेकिन मतलूबा जगह पर कोई भी ना था, ना ही करीब में कोई नजर आया था। जब ये अब्बास वापसी के लिए मुड़ गया और हैरान खड़ी असफा को एक तरफ करता दाखिल हो गया था, ये जाने बगैर कि इसके पीछे दरवाजा बंद होते ही सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था। कोई बहुत तेजी से वहां से रफू चक्कर हुआ था। खैरियत है? क्या हुआ? इस तरह से क्यों भागे आप? उसवा ने परेशानी से पूछा तो अब्बास ने आंखें में सर हिलाया था। नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? वैसे अरफा परसों तक आ जाएगी, आज तो इस वक्त इसकी मम्मी की तबीयत हो रही होगी। घड़ी पर निगाह दुराते हुए उसने कहा था, मेरी वजह से नहीं गए ना? हालांकि आपकी इतनी दोस्ती है और वापिस से आसमान ने शर्मिंदगी से कहा था, अरे नहीं, बल्कि मुझे ऑफ नहीं मिल सका है कि डिवीजन में दो एसपी छुट्टी पर चले जाएं तो फिर काम तो हो गया। हल्के फुल्के अंदाज में बस ने कहा तो ना चाहते हुए भी असफा हंस पड़ी थी। अच्छा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, अभी 1 घंटा पहले तुम्हारे पापा गाँव वाली हवेली पहुंच गए हैं। बात के कहने पर असफा गोया उछल पड़ी थी। क्या? थैंक गॉड। इसका मतलब है कि अब मैं जल्दी अपने मामा पापा के पास होंगी। खुशी के मारे असफा की आवाज पर आ गई थी। इसके अंदाज पर अब्बास ने से मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, नन्ही से कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। इसका जहन अभी तक इस फ्लैश वाली बात में अटका हुआ था। जब भी असफा के बार-बार रुकने पर भी माजरत करते हुए उठ खड़ा हुआ था। अरे अब्बास साहब, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरबा की मुलाजिमा नफीसा खातून हाथों में चाय की ट्रे लिए बाहर निकली तो बेसाख्ता बोल उठी थी। नफीसा खातून, आपकी चाय उतार रही, फिर आकर पी लूंगा, बल्कि साथ में अरबा की मंगनी की मिठाई भी खाऊंगा। नफीसा खातून से बातें करता हुआ बाहर की तरफ बढ़ के दरवाजे तक पहुंचकर अचानक वापस मुड़ा तो उसके पीछे से खुदाफिज कहने वाली असफा भी रुक गई थी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? असफा की तरफ मुतवज्जा होते उसने सवाल किया। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। आंटी महा और सुंदस कैसी हैं? असफा ने जवाब देते ही अपने दोस्तों का भी पूछा था। दोनों ठीक है, महा भी तुम्हें बहुत याद करती है, अक्सर तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। अम्मी को भी बहुत फिक्र थी तुम्हारी, इस बात पर काफी नाराज हुई कि तुम्हें यहाँ क्यों नहीं रखा अपने घर में डरा लेते, लेकिन मैं फिर मेरे समझाने पर मान गई और बार बार कह रही थी कि असफा को कहना परेशान ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी करेगा। फ़ोन करने और मिलने को वो बेचैन थी, लेकिन मैंने एहतियात के बायस मना कर दिया। बादशाह ने तफ़सीलन बताया था, मैं भी इन्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे पापा आ गए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मुझे यहाँ से ले जाएँगे, तब ज़रूर आऊँगी आपके घर मामा और आंटी से भी मिलने, शुक्रिया अदा करने। और सुंदस के यहाँ भी जाऊँगी, आपकी मंगनी के बाद अब हादी आपस से भी आशनाई होगी है, बहुत नाइस है वो। आपका एक परफेक्ट कपल होगा। सब बात करते-करते रुकी थी अगरचा अब अब्बास सदर और अच्छा लगने लगा था, लेकिन हादिया से मंगनी के बाद वो किसी की मानत था। खुद अब्बास से छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। ऐसे में दिल में पनती मोहब्बत को दिल में दबा इसने हादिया और अब्बास के बारे में बड़े हकीकत पसंद था ना कमेंट्स किए थे। इसके तारीफ पर अब्बास बेसख्त मुस्कुराया था। तारीफ का शुक्रिया, अच्छा आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अलविदा। कलमात कहते हुए अब्बास हैदर वापसी के लिए मुड़ गया था तो उसने भी दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ बढ़ के अपने घर वापस जाने का खुशगवार एहसास इसे मसरूफ़ किया जा रहा था। मैं कम इन सारी इत्तला देने के साथ ही कमरे का दरवाज़ा खोला और मशहूर मशहूद रज़ा ने अंदर मुँह करके रस्मी अंदाज में पूछने का फरीज़ा अंजाम दिया था। और मशहूद, बैठो, क्या काम है? वैसे पुलिस के बारे में इतने मज़े की खबर अवाम को भी अच्छी लगेगी। सामने कुर्सी पर बैठे फवाद खान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मशहूद रज़ा गहरा सांस भरकर कुर्सी पर बैठ गया था। ओ सर जी, ये तो मामला ही कुछ और निकला है। अपने पुलिस वाले और कोई रोमांटिक खबर अवाम की झोली में डाले नामुमकिन। मशहूद रज़ा ने मायूस अंदाज में कहा तो फवाद खान चौंक कर आगे झुके थे। होना क्या है सर जी? मैं तो समझा था कि अपने अब्बास हैदर और अब्बा के दरमियान कोई चक्कर वक्कर है। इन दोनों वो और दोनों जल्द ही किसी बंधन में बंधते नजर आएंगे, लेकिन ये सब ज़ाहिरी तौर पर था। असल में तो वो लड़की कोई और निकली। ये देखिए तस्वीर। मशहूद रज़ा ने अपना डिजिटल कैमरा फौरन उसकी तरफ बढ़ाया था। और ये क्या चक्कर है भाई? फवाद खान ने तस्वीर देखते हुए हैरत से कहा था। एसपी साहब, एसपी अब्बास हैदर एक आधे खुले दरवाजे के सामने था और दरवाजा नीम पा के लड़की का साइड रिव्यू नजर आ रहा था। अगरचा पहली नजर में लड़की की पहचान मुश्किल थी, लेकिन इसके सवाल से वाज़ेह था कि वो लड़की एसपी उर्वा कतई ना थी। मैंने मज़ीद तहकीकात की तो पता चला कि लड़की एसपी अब्बास हैदर ही लेकिन यहाँ आया था और उर्वा के यहाँ ठहराई हुई है। इसके अलावा एसपी असफंदियार भी पिछले दिनों काफ़ी चक्कर लगाता रहा है उर्वा के घर के। मेरे समझ से तो बाहिर है मामला। कंधे उचकाते हुए मशहूद रज़ा ने कहा तो फवाद खान ने कुछ जोर से टेबल पर हाथ मारा। वो समझ से बाहिर है भाई, कुछ हुआ है। हम सफाई सहाफ़ियों के लिए साफ सीधी बात है कि आशी का पट्टा बनाया हुआ है अफसरों ने इस जगह को। अभी तक ये एक लड़की है जो तस्वीर में नजर आई है, न जाने कितनी होंगी। चलो लगाओ खबर चटपटी सी बनाकर, अगर लग गई तो तीर, ना लगी तो तुक्का। खबर के आखिर में सवालिया अंदाज बनाकर पूछो कि असल हकीकत क्या है? कानून के रखवाले अवाम की इज्जत की हिफाजत करने वाले क्या करते फिर रहे हैं? जवाब दें, बस देखना तुम किसी तरतली मच जाएगी। अगर कोई मजबूत दफाई जवाब आ गया तो माजरत कर लेंगे। अल्लाह खैर सलाह। फवाद खान ने
हाथ झाड़ते हुए कहा था गोया बात खत्म की थी। सदर चीफ जस्टिस और आला अफसरान के पर खर्चे उड़ाने वाले इन जैसे न्यूज़ वालों आम एसपीज के बारे में कुछ कहना क्या मुश्किल था? हाँ, मुश्किल थी तो इनके लिए जिनकी किरदार कशी होने जा रही थी और जो आला अफसरान की अदालत में पेश होने वाले थे। बास हैदर असवा उर्वा और हैदर असफंद यार को ये खबर ये मालूम ही ना था कि अगले चंद घंटों में इनकी ज़िंदगी बड़े से स्कैंडल से मुश्किल रात में पड़ने वाली है। इनका इन्हें कतई अंदाज़ा ना था। अहमद भाई आप रिज़वाना भाभी ने अहमद हसन की गाड़ी से उतर कर हवेली में दाखिल होते देखा तो बेसाख्ता चला उठी थी। इनकी बात सुनकर इर्द-गिर्द से बेसाख्ता कई चेहरे उभरे थे और इन्हें अपने सामने पाकर हैरान रह गए थे। खदीजा चाची अहमद चाचू आ गए हैं। अहमद ऊँची आवाज़ में चिल्लाती हुई खदीजा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी तो इसकी बात सुनकर खदीजा का तुम यहाँ की थी वहाँ खड़ी रह गई थी। तो मेरा शख्स सही निकला। इलाही हमें इस मुश्किल से निकाल देना मौला मेरी बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करना। इनके दिल से बेसाख्ता असफा के लिए दुआ निकली। अहमद के साथ वो भी बाहर आ गई थी जहाँ रिजवाना और समीना भाभी अहमद और फातिमा में अहमद को घेरे बैठी थी। कहाँ थे अहमद? आप इतने अरसे से? समीना भाभी ने सवाल किया तो चौधरी अहमद हसन ने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली और बेसाख्ता महफिल में चले रहा थे। पता नहीं भाभी लोग कौन लोग थे, शायद किसी और शख्स के मुबालगे में मुझे अगवा कर लिया था। जब पता चला तो छोड़ दिया। अहमद हसन ने धीमे में लहजे में जवाब दिया और फिर चंद एक बातों के बाद सब इधर उधर हो गए। समीना रिजवाना को खाना पकाने की फिर से किचन में चली गई जबकि अमन की किसी कजन का फोन आ गया था। फोन सुनते ही चली गई थी। आप इतने बड़े शहर में खदीजा और अहमद अकेले रह के मर्द हजरात घर से बाहर थे। आपको भाई जी ने अगवा करवाया था ना? अहमद सरगोशी में पूछे गए सवाल पर अहमद हैरान रह गए। तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने उल्टा सवाल किया था। मडेरों में कोई नई बात नहीं है। ये दौलत और जायदाद के लालच से बाहर से नहीं आते, खुद अपने ही करीबी अजीज होते हैं। मुझे इसलिए इन पर शक हुआ था और मैं असफा को साथ मिलाकर एक छोटा सा ड्रामा किया जिसके नतीजे में आप हमारे सामने हैं। खदीजा की बात पर चौधरी अहमद चौंक पड़े। असफा के लिए जुल्फी से वो समझे थे कि वो कॉलेज गई होगी लेकिन खदीजा के अंदाजे से लगता था कि वो बात कुछ और है। असफा कहा है? खदीजा ने बेसाख्ता पूछा था। जवाब में मुस्कान अंदाज में तो देखते खदीजा बेगम ने तमाम माशरा सुना दिया। अहमद हमारी बेटी इस वक्त महफूज हाथों में है। आप इनके मुतालबात मानकर जाए हमें छुड़वाएं। हम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर दूसरे किसी मुल्क में चले जाएंगे। खदीजा बेगम के कहने पर अहमद साहब ने अपने साथ अपना माथा पीट लिया था। उफ, तुम औरतों की जज्बातियत, तुम्हें पता है ये लोग असफा की किरदार कशी किस तरह से करेंगे? अहमद हसन ने खपकी बड़ी खामोशी ने देखा तो माजरत के साथ अहमद में छोटी बेटी की सलामती खुशियाँ ज़्यादा अजीज है। आपकी इस नाम नहात इज्जत से ज़्यादा लोग आपके हिस्से की जायदाद ही अपने नाम करवा लेंगे ना? तो करवाने थे। मेरी तमाम जायदाद, आपका बिजनेस और बैंक में पड़ा लाखों रुपया हमारे लिए काफ़ी है। हम अपनी बेटी की सलामती के सदके में जायदाद इन पर से वार कर फेंक देंगे। प्लीज़ अहमद, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। लोग बहुत जल्द इस बात को भूल जाएंगे और हम जब शिफ्ट ही बेरोने मुल्क हो जाएंगे तो फिर ये किस्सा यहीं रह जाएगा। जब अहमद ने इल्तिजाई अंदाज पर अहमद साहब ने बेसाख्ता गहरी सांस से भर के रह गए थे। पता नहीं कैसे लोग हैं वो, तुम्हें यूं अनजाने लोगों पर रस्वा को बेचना नहीं चाहिए था। काफी अरसा आवारा फिरता रहा। फिर मेरे तायाजाद भाइयों के कहने पर पिछले 2 सालों से चौधरी असगर के साथ हूँ। चोरी चकारियों में 1-2 बार जेल भी जा चुका हूँ। जब भी चौधरी असगर इन कामों में मुझे मुलविस रखता है। लेकिन साईं, अगर हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो दोनों बचकर निकल सकते हैं। सॉरी, ये रिपीट हुआ है। चौधरी अहमद ना चाहते हुए भी अपना खदशा कह गए थे। अनजान नहीं है अहमद, वो 2 साल से हम इन्हें जानते हैं और लड़के की माँ बहन से भी मिली हूँ। शरीफ सुलझी हुई फैमिली है। आप तसल्ली रखिए और बस अब यहाँ से जान छुड़वाएं। खुदारा किसी को भी शक मत पड़ने दीजिएगा कि आप अपने मुजरिमों को जानते हैं। अहमद, मेरे लिए आप और रसवा दोनों कुल कायनात हैं। खदीजा बेगम ने अहमद हसन को समझाते हुए कहा था। लेकिन इस तरह तो ये और शेर हो जाएंगे। मुझे कम से कम बातों बातों में तो इन्हें जताना ही होगा कि मुझे अगवा करने वालों का पता है। अहमद हसन ने कहा तो खदीजा बेगम तड़प उठी थी। नहीं अहमद, आप पहले की तरह लाइला में नहीं महसूस करें। करीब करवाइएगा खुद को जैसे भाभी को कहा है और ये पावर करवाएं कि हमें हर कीमत पर यहाँ से जाना है, ख्वाह कोई भी बहाना बनाए। हमारी बेटी की पाकदामनी पर शक भी मत कीजिएगा। जब हमें खुद मालूम है और अल्लाह ताला गवाह है अहमद, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। खदीजा बेगम ने जब गवाह के तौर पर अल्लाह ताला को शामिल किया तो अहमद हसन की सही मसामत भी दम तोड़ गई। तो शक का बीज जो अहमद हसन के रिश्तेदार इनके दिल में होते, खदीजा बेगम ने इनको हमने से पहले ही निकाल कर बाहर किया था और हुआ भी यही। चौधरी अकबर और चौधरी असगर ने पहले तो अहमद की वापसी पर उसमें खुशी का इजहार किया, फिर असवा के अमल पर बेतबार अफसोस करते हुए अपनी गैरत की बातें की। असवा मेरी मंग थी चाचू, इसने मेरी गैरत को लड़कारा है। सलमान मूंछों को दाव देते हुए बोला तो चौधरी अहमद का दिल चाहा कि इसका मुंह नोच ले, लेकिन खदीजा बेगम के हल्के हाथ के दबाव ने मसाहलत मेज रवैया अपनाने को मजबूर कर दिया। आज मेरे भी जवान बेटे होते तो मैं भी देखता ये कैसे मुझे आंखें दिखाते हैं। एक पल को अहमद हसन के दिल में ख्याल आया और दूसरे पल इसको झटकते हुए सलमान की तरह मतवजा हुए, लेकिन अभी वो कुछ कह ना पाए थे कि चौधरी अकबर बोल पड़े थे। अहमद हसन का तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन हकीकत यही है कि आपका पंचायत की रोज से तमाम जायदाद का वारिस सलमान ही बनता है। चौधरी अहमद हसन ने बगौर ने देखा था। भाई जी, आपसे कब मैंने असवा के रिश्ते के सिलसिले में हाँ की थी। आपने दस्ते सवाल जरूर फैलाया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अहमद हसन के जवाब पर वहाँ मौजूद तमाम अफराद चौंक पड़े। समीना, रिजवाना और खुद सलमान भी, जिसे नहीं बताया गया था कि असवा की मंगेतर है। तुम्हारे ना करने से क्या होता है अहमद? जब ये तय है कि हम लोग जायदाद वगैरह खानदान में नहीं
खानदान में नहीं जाने देते, खानदान से बाहर नहीं जाने देते, तो अपने पुरखों की इस रवायत को तुम कैसे ख़त्म कर सकते हो? तनवीर या सलमान किसी एक से भी तुम्हारी बेटी को ब्याह जाना था, तो अब फिर ये आना काफ़ी क्यों? तुम्हारी बेटी जो गुल खुला चुकी है, इसके बाद भी अगर तुम चाहो तो हम इसे ढूंढकर अपने बेटे से ब्याने को तैयार है। चौधरी असगर एकदम गरज कर बोले तो अहमद ने गहरा सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। मेरी बेटी की बात रहने दे भाई साहब, आपको असल मसला जमीनों का है, तो मैं कहो अपनी जायदाद लिखकर देने को तैयार हूँ। मैं असवा को आ करता हूँ और अपनी जायदाद में से आधी तनवीर और आधी सलमान के नाम करने को तैयार हूँ। मेरी जायदाद में से भतीजा के नाम जो कुछ है वो मैं किसी सूरत वापस नहीं करूंगा। और रहा असवा के नाम को जायदाद का होना, तो वो कानूनन इसकी मलकियत है। जब वो केस दायर करेगी तो मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। अहमद के जवाब पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। बैठे बैठाए अच्छी खासी जायदाद हाथ लगने लगी थी, और क्या चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ और पाने की चाह में चौधरी असगर बोल पड़े थे। फिर भी तुम सोच लो अहमद, अगर असवा साल 6 माह बाद वापस आकर सलमान से शादी पर तैयार हो जाए तो हम मान जाएंगे। चौधरी असगर की बात पर सलमान ने नफी में सटाया था। नहीं अब्बू जी, असवा को भी पता तो चले कि इतनी दौलत और जायदाद को और मुझ जैसे वडेरे को इनकार करके वो किसी टन पूंजे के साथ कैसे गुजारा कर सकती है। अच्छा है सारी जिंदगी जोड़ तोड़ में गुजारेगी। चौधरी सलमान को अपनी मामूजात पसंद थी, और वो जबकि खुद असवा ने इसको मौका दिया था, तो वो क्यों कबाता, जबकि थोड़ी बहुत गैरत वो दिखा चुका था। अब मजीद कुछ कहना तो खुद को फंसाने का मुतरादिफ था। जब भी वो साहब वहाँ झाड़ते हुए एक तरफ हो गया था, सलमान के कहने पर खदीजा बेगम और अहमद हसन ने सुख की सांस ली थी। अगर सलमान अपनी गैरत को मसला बनाते, असवा को ढूंढते और फिर जान से मारने की बात करता था, तो भी कुछ बायद ना था कि ये तो आम बात थी। शुक्र खुदा का कि वो सिर्फ दौलत का लालची निकला, पर हड्डी मिलने पर दो मिलाता एक तरफ हो गया था। बाकी की कार्रवाई महज 2-4 रोज में निपटा कर वो दोनों हमेशा के लिए सवेली से निकल आए थे, और अब की बार इन्हें किसी ने भी नहीं रोका था। आज हमारा भी कोई बेटा होता ना खदीजा, जो हमें यूं बुजदिली से भागना ना पड़ता है। अहमद हसन ने दुख से कहा तो खदीजा बेगम की आंखें भी नम हो गई थी। कैसी बातें करते हैं अहमद, ये बुजदिली नहीं वक्त का तगाजा है। और अहमद, हम सब जब एक साथ हैं तो इन जमीनों की क्या औकात, हमारी नेकी और यही हमारी असल असासा है। अगर खुदा न खास्ता आपको असवा को कुछ हो जाता, ये ज़मीनें हमारे पास रहती, तो फिर हम इनका क्या करते। मुझे इनका गम नहीं। अब अब्बास असवा से रब्ता करे और वहीं इसे मिलकर आए, घर लाने की जरूरत नहीं है। अब हम तीनों के पासपोर्ट बनवाएं, जल्द यहाँ से निकले। इन लालचियों का कुछ पता नहीं है, मजीद के लालच में कुछ और भी ना कर बैठे। खदीजा की बात पर सर हिलाते हुए अहमद खामोशी से गाड़ी के ड्राइव करने लगे थे। दोनों अपनी अपनी जगह असवा को सोच रहे थे, इनसे मिलने के लिए बेचैन थे। अब्बास आधा कुछ देर कबल ही घर पहुंचा था, और अभी फ्रेश होकर बाथरूम से निकला ही ताकि इसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर उर्वा का नंबर जगमगा रहा था। हेलो। बालों में हाथ फेरते हुए इसने मोबाइल दूसरे हाथ से निकाला था, कान से लगाया था। हेलो अब्बास, कहाँ हो? उर्वा उजलत में थी। अभी घर पहुंचा हूँ। क्यों, खैरियत है? खैरियत के बच्चे, जरा टीवी लगाओ और देखो हम लोगों के मतलब क्या बकवास की जा रही है। अपने करियर के शुरू में ही इस किस्म के इल्जामात हमें कहाँ ले जाएंगे। वो ये सब एक तरफ, बल्कि मेरे अब्बा को अपनी कमिश्नरी और रसवन के अब्बा को अपनी ब्यूरोक्रेंसी का खदशा लाक हो गया। उर्वा के बिछड़े हुए लहजे में थे कि बाद में बास को बढ़ते हैरत में डाल दिया था। ऐसा क्या है टीवी पर इनके मुतालिक जो इनके शासन के बड़ों के लिए भी बासी शर्मिंदगी का बाइस था। अब्बास ने सोचते सोचते अरबा का बताया हुआ चैनल न्यूज लगाया तो इसके 14 तक रोशन हो गए थे। गुस्से तासीर से इसका चेहरा सूख हो गया था। एक लम्हे को तो इसका दिल चाह रहा था कि कुछ उठाकर टीवी को ही दे मारे, लेकिन यूं करने से क्या खबर बदल जाती। इस जैसे इज्जतदार किरदार पर जान देने वाले इंसान के लिए यूं इस तरह से अपने ही वकार की दचकियां उड़ाते देखना बहुत मुश्किल था। अभी वो आंदा के आगे का अमल सोच भी ना पाया था। कसम की कॉल आ गई। कहाँ हो? बस घर पर ही हूँ। असफंद यार किस तरह वापस में जवाब दिया था। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ। असफंद ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद के उसके कमरे में मौजूद था। अब्बा को शोकाज भी मिल चुका है कि वजाहत है, और वो मुझे ये पढ़कर डांट रहे हैं कि तुम और अब्बास दोनों उल्लू के बट्टे हो, बगैर किसी रिश्तेदार के खौफा की हमदर्दी जताना कितना महंगा पड़ा है। भुगतो इन सबको। असमान की बात पर अब्बास का रंग फीका पड़ गया था। कितनी बड़ी गलती होगी हमसे, हम कुछ नहीं तो रिपोर्ट ही दर्ज करवा देते था, तो उसके ख्याल से यहाँ रुकवाने का बहाना मिल जाता। अब्बास के कहने पर असमान ने गौर देखा था। यही तो अब्बा कह रहे हैं कि तुम लोग से पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ ना आती। वो कॉल है अब्बा, इसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? अब्बास फौरन बोला। तुम असवा से निकाह कर लो। असफन ने पूरा धमाका किया था। अब्बास हैदर बेड से उठकर फौरन खड़ा हुआ था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारे, ये भला कैसे मुमकिन है? तो मुझसे इतनी छोटी है उम्र में, दूसरे मेरी मंगनी हो चुकी है। अब्बास की बात पर असफर ने गहरा सांस से भरा था। अब्बास ठंडे दिमाग से सोच रहा हो तो इसका यही एक हल है। दूसरी सूरत में तुम मैं और उर्वा तो जाएंगे ही। उर्वा के अब्बा और मेरे अब्बा खौफा में ही आ जाएंगे। और पुलिस डिपार्टमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी, तुम्हारी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ हर कोई दूसरे की टांग खींचता है। ऐसे में इतने घटिया इल्जामात के बाद हम अपनी पट्टियां तो उतरवा लेंगे, साथ इनमें इनके लिए मुसीबत भी खड़ी कर देंगे। और रही असमा, तो इसका भी तो सोचो ना यार। वो बेचारी इस बदनामी के बाद कहाँ काबिल कबूल रहेगी किसी और मर्द के लिए। असफन के कहने पर अब्बास गुमसुम खड़ा था। इसने बोलने के लिए अल्फाज ढूंढने चाहे, लेकिन वो जैसे गुम हो गए थे। अब्बास, ये सब क्या है? अभी अभी तुम्हारे मामू का फोन आया है। हाथिया ने रोडो का सामान सर पर उठा लिया और इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। मेरा दिल नहीं मानता अब्बास, मुझे सर बताओ वरना मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। बेताशा आंसू के साथ जहाता बेगम ने दरवाजे के बीचों बीच खड़ी होकर सरापा एहतजाज बनी थी। अम्मी, वो लड़की असवा है। अब्बास ने धीमे लहजे में कहा। हाथिया और मामू की एतबारी ने गोया से मार ही दिया था। इससे पहले कि
जान से प्यारी माँ भी बेतबार होती है। वो फ़ौरन बोला और उनके कहने पर ज़्यादा बेगम हैरान रह गई। मेरे खुदा, लोग कैसे-कैसे रंग देते हैं बातों को। वो बेचारी मासूम बच्ची, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो यूँ इस तरह से इसे तमाशा बना दिया गया। मैं अभी जाकर तुम्हारे मामू को सारी हकीकत बताती हूँ। ज़्यादा बेगम वापसी के लिए मुड़ी थी। नहीं अम्मी, मुझे अपनी बेगुनाही के इश्तिहार नहीं लगवाने, जिन्हें एक उम्र मेरे साथ गुजार कर भी मेरे किरदार की पाकीज़गी पर शक नहीं, वो बाद में भी यूँ ही बेतबार रहेंगे और मुझे अपने रिश्ते की बुनियाद इतने बोदे जज्बात पर नहीं रखनी। अच्छा हुआ उन्होंने खुद इनकार कर दिया, वरना अगर निकाह के बाद ऐसा करना पड़ता तो आपको खामखा शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अब्बास की बात पर ज़्यादा बेगम नफ़ी में ज़रीलाते से देखने लगी तो असफंद ने इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। अब इसका वाहिद हल अब्बास का असफा से निकाह कर लेना है। आंटी, असफंद की बात पर ज़्यादा बेगम पथराई सी खड़ी रह गई थी। बेटे को सलाहों के पीछे देखने की हिम्मत इनमें ना थी और इसकी बेगुनाही और पाकीज़गी की कोई गवाही इनके पास ना थी। सो कोई और राह फरार न पाकर वो नीम रजामंदी की कैफियत में सटलाती हुई पास सोफे पर बैठ गई। ठीक है, जो तुम लोग मुनासिब समझो करो, लेकिन असफा के वालिदैन वो लोग घंटा भर पहले ही अपने घर में वापस आ चुके हैं। सामने दीवार की तरफ देखते हुए बताया तो ज़्यादा बेगम फौरन उठ खड़ी हुई थी। मुझे इन्हें के घर ले चलो, मैं खुद इन्हें सारी बात बताकर समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहरहाल फैसला आखिर तो इन्हीं का होगा। इनकी बात पर अब्बास लाता हुआ खड़ा हो गया। तस्वन भी इसकी पैरों की पैरवी की और इस मीटिंग के ठीक 1 घंटे बाद अब्बास हैदर का निकाह असफा से कर दिया गया। 1 माह पहले की तारीख डालकर और ठीक आधे घंटे बाद उर्वा, अब्बास और असफंद यार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात साबित कर दी कि इन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद है। असफंद यार और उर्वा की मंगनी की तकरीब में बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के आला अफसरान शामिल थे, सो इनकी मंगनी के गवाह काफ़ी थे, जबकि अब्बास और असवा के किरदार की गवाही इनके निकाहनामे ने दी थी। ऐसे में फवाद खान ने सारा मलबा मशहूद रज़ा पर डालते हुए माफ़ी मांग ली और मशहूद रज़ा दफ्तरी खर्चे पर 15 दिन के लिए सिंगापुर छुट्टियां मनाने चला गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड था, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड मशहूद रज़ा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता। 15 दिन बाद मामला ठंडा हो जाता तो मशहूर रज़ा भी नए सिरे से ताज़ा-तम होकर किसी और की खबर सामने लाने में सरगर्म हो जाता है, क्योंकि मौजूदा पाकिस्तान मीडिया यूं ही सोचे समझे बगैर हर किसी की जात की तशरियां उड़ाने में मसरूफ था। शाम के धुंध लगे हर तरफ फैले थे, खिड़की के पट खुले, अंदर आती हवा बार बार सवा के चेहरे पर बालों की लटें बिखेर रही थी और वह एक हाथ से कान के पीछे उड़ाती हैरत से वैसी वहीं खड़ी की खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अम्मी और पापा के मिलने के बाद अब्बास हैदर भी बिला शक उसे मिल जाएगा। क्या दिल में छुपी ख्वाहिशें यूं भी ताबीर का रूप धारती हैं। सरसराती हुई हवा से गोया सवाल किया था, उसके जवाब में एक झोंका शरारत से इसके चेहरे पर टकराते हुए चंद चमेली के फूल भी इस पर निशावर करती हवा ने गोया इसके सवाल का मसबजा अंदाज में जवाब दिया था। हवा की गुदगुदाती शरारत बेसाख्ता इसके लबों पर मुस्कुराहट फेर गई थी। असफा मुबारक और रमजान का चांद नजर आ गया। खदीजा बेगम ने अंदर दाखिल होते इत्तला दी और आगे बढ़कर असफा को गले लगाकर इसका माथा चूमा। मेरी बेटी के लिए कितना बाबरकत महीना साबित हुआ है। अल्लाह ने इतना काबिल और खूबसूरत शख्स इसका मुकद्दर बना दिया। असफा को साल लगाए वो बेड तक चली आई थी और हाथ थाम कर से सामने बिठाया था। तुम खुश होना असफा, आवाज तुम्हें अच्छा लगा? खदीजा बेगम ने अनजाने खर्चे के तहत पूछा। जिस बेटी की खुशियों के लिए इन्हें मियाँ बीवी ने इतनी तकलीफें सही थी, वो अगर अभी खुश ना होती तो इनकी इतनी जद्दोजहद बेकार थी। असफा ने इनकी बात का जवाब देने की बजाय मंतर मुस्कुराहट के साथ शर्मा कर सर झुका लिया तो खदीजा बेगम भी साथ मुस्कुरा पड़ी। अल्लाह तुम्हें हमेशा सदा खुश रखे मेरी बच्ची। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वीज़ा लगवा लें। मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता। सो असफा, मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हारा ताया कुछ करवा ना दे। अरे वाह बेगम साहिबा, एक पुलिस ऑफिसर की सास बनकर भी आप क्यों डर रही हैं? तो फिर ये बात ही खत्म होगी। मौत पर रखे और इसको कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह पर भरोसा रखे, वो इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। समझिए था दाखिल होते अहमद हसन ने खदीजा बेगम की आखिरी बात सुन ली थी। जब मुस्कुराते हुए कहा तो असफा खिलखिलाकर इस पर ही उठकर हसन अहमद के गले लग गई थी। बिल्कुल अम्मी पापा ठीक कहते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, डॉक्टर बनना है। समझिए आप, असफा ने मोहब्बत भरी दुआओं से कहा था। ये तो अब अब्बास पर मुनहसर है कि वो तुम्हें डॉक्टर बनाता है या हाउस वाइफ। खदीजा ने इसे छेड़ा तो एक पल को असफा मुंह बसौर कर रह गई, क्योंकि वो भी तो हकीकतन अब्बास के फैसले की मुंतज़िर थी। फिर भी जो होता इसने मनो मन में मान लिया था कि बगैर किसी रद्दों के इसके अंदाज पर खदीजा बेगम और अहमद हसन दोनों हंस पड़े थे। मैं खुद अपनी बेटी की सिफारिश करूंगा अब्बास से, यकीनन वो मान जाएगा। अहमद हसन ने असफा को बाजू के घेरे में लेकर कहा तो वो असफा चीख उठी थी। ओहो बाबा, यू आर ग्रेट। इनके गाल पर बोसा देते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुंदस कैसी है? महा और हादिया आपी वो तो बहुत हर्ट हुई होंगी। असफा ने महा की तरफ देखते हुए सवाल किया था। इन लोगों ने हमारा बाइकआउट कर दिया। बकौल हादिया आपी के इतना अरसा पहले भाई ने निकाल करके इन्हें धोखा दिया था। इनके नजदीक भाई ने कमिटमेंट तोड़ी थी। महा ने अफसरदगी से बताया। वैसे मैंने कभी नहीं चाहा था कि यूं उनके दरमियान आऊं, मगर हालात ही ऐसे हो गए तो मुझे हादिया आपी पर भी अफसोस होता है। वैसे तुम्हारे भाई को भी वो पसंद है ना? अगर वो भी हादिया आपी को पसंद करते हैं तो बेशक इनसे शादी कर ले, मैं इनकी खुशी के लिए राजी हो जाऊंगी। बस मुझे मत छोड़ें। जाएगा कब? मैं इस पर रखते दोनों हाथों की उंगली आपस में फंसाए असफा ने अटक कर कहा था। पागल हो तुम जो यूं इनके लिए परेशान हो रही हो। उन्होंने तो अपने खालाजाद से पिछले हफ्ते मंगनी कर ली और अब ईद के बाद इनकी शादी भी है। और मुझे नहीं लगता कि बास भाई की कोई जज्बाती वाबस्ती थी इनके साथ। वो तो माँ के कहने पर राजी हुए थे हादिया आपी से मिलने के लिए। माँ ने असल बात बताते इसके दिल का बहुत हल्का किया था। माँ तुम्हें मामा अंदर बुला रही है। अब्बास जो कुछ देर पहले बाहर आया था, इसने माँ से कहा तो उठकर अंदर चली गई। मैंने
मैं इसलिए खुद से इतनी छोटी लड़की की उम्र की लड़के से शादी करना पसंद नहीं करता। यानी कि हद ही है बेवकूफ़ी की, खुद से ही अपने ऊपर सोकल लाकर बिठाने की बात करना। खुशकी से भरपूर लहजे में अब्बास कहने के साथ अजवा को घूरता हुआ बोला था और अजवा हक तक इसे देखती रह गई थी। अब्बास उनकी बातें सुन के लेगा ऐसा तो उसने नहीं सोचा था। वो मैं इसलिए कह रही थी कि आपको हादिया भी पसंद है ना? असमा ने हकलाते हुए जवाब दिया था, पसंद तो मुझे बादशाह बासु भी है। अब लगे हाथ इन दोनों से भी शादी की इजाज़त दे दो ताकि एक चार चार इकट्ठी कर लूँ। बास ने संजीदगी से कहा तो असमा ना चाहते हुए इसे देखने लगी। अब यूँ क्यों हो रही हो? सच ही तो कह रहा हूँ, जब हम खुद ही अपनी जगह छोड़ देंगे तो दूसरा हमारे हक के लिए क्यों आवाज़ बुलंद करेगा? पागल, खुद को मजबूत बनाओ। आखिर को एससीपी की मिसेज हो तुम। बात के तमाम पर अब्बास ने शरारती अंदाज में कहा तो असमा ने शर्माते हुए सर झुका लिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वक्त मुझे तुमसे पहले ही नज़र की या तूफानी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये हकीकत है कि मैं निकाह के बाद से तुम्हारे लिए अपने दिल में नरम जज्बा रखने लगा हूँ। आधे से मंगनी अम्मी की पसंद से हुई थी, मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वो पढ़ी लिखी थी, बेचौर थी, सबसे बढ़कर बाकीदार थी और एक मर्द को यही खूबियाँ पसंद थी बीवी में। अगर आज हालात इस नश पर ना पहुंचते तो यह यकीनन हादिया के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारता, लेकिन निकाह के बंधन ने मेरे और तुम्हारे दिलों को एक साथ रखना सिखा दिया है। बावजूद इसके कि हमारे दरमियान उम्रों का बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नजरअंदाज करने को तैयार हूँ क्योंकि अब मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई इतराज है, पास की बात अधूरी रह गई। जब असमा ने एकदम से टोका था, नहीं इसकी बेसाख्ती ने जहाँ एकदम से चुप करवा दी तो वहीं अब्बास मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। जानता तो मैं था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था और मुझे अच्छा लगा। जो लड़की मेरे पाँव के हर से पहचान का दरवाज़ा खोल देती है, यकीनन अपने दिल में मेरे लिए खूबसूरत ख्याल रखती होगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? शरारती अंदाज में अब्बास ने इसवा को कहा था। वो रुख मोड़ गई थी। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम भी अभी ज़हनी तौर पर काफ़ी इमेच्योर हो, इसलिए तुम्हें मेडिकल पढ़ना चाहिए ताकि मैं भी अपनी इमेच्योर बीवी के इस ख्वाब पूरे कर सकूँ। अब्बास ने इसे भरपूर निगाह से देखते हुए कहा था, सच में? असवा उछली तो पड़ी थी। अहमद हसन ने कब अब्बास तक इसकी ख्वाहिश पहुँचाई थी, वो इस बात से बेखबर थी। बिल्कुल सच। मैं खुद भी 2 साल की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसे में जब मैं अगले 2 साल चाइना में गुजारने वाला हूँ तो तुम पर फारिग बैठने की बजाय इसके बारे में सोचो शायद मैं किसी चाइनीज़ हसीना का असीर हो गया हूँ और तुम्हें इसका बतौर सौकन कबूल करने में कोई कबाहत नहीं। इससे बेहतर है कि तुम मेडिकल की सोई हुई किताबें पढ़ो और मेरे साथ मुस्तकबिल गुजारने की खूबसूरत और सुहाने ख्वाब देखो। अब्बास ने सर हिलाते हुए फिर से आखिर में असवा को छेड़ा था। असफा, अब्बास भाई, चाँद नज़र आ गया। कलीदों की माँ दूर से चलाती हुई नज़र आई थी। असवा और अब्बास ने एक पल इसे देखा, फिर एक दूसरे को देखते हुए ईद मुबारक कहा था। दोनों ने अपने साथ एक साथ बोले थे, पर फिर खुद ही हंस पड़े थे और माँ अब्बास के गले में झूलती खुश खुरम से इसे मेहंदी लगवाने के लिए लेकर जाने पर इसरार कर रही थी। अच्छा बाबा, लेकर चलूंगा तुम लोग को मेहंदी लगवाने। अब्बास ने हाथ उठाए हुए कहा था। माँ अंदर भाग गई। और मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए आपकी पसंद की। असमा ने धीमे लहजे में फरमाइश की तो अब्बास ने जेब में हाथ डालकर एक जूली बॉक्स निकाला, असवा के सामने कर दिया। ये क्या है? असवा के कहने पर अब्बास ने बॉक्स खोल के खूबसूरत ब्रेसलेट निकाला, हाथ बढ़ाकर असवा की खिलाई में पहना दिया। ये तुम्हारे निकाह के गिफ्ट के तौर पर है। इस वक्त इमरजेंसी में कुछ ले नहीं पाया। इसके हाथ को होंठों तक ले जाते उसने धीमे से कहा था और इसके इस लम्स ने असवा को कानों की लोता का सुट कर दिया। अब्बास इसके रूप बदलने को देखता रहा था जब असमा ने हल्के से हाथ चढ़वाया था। भाई, सिर्फ मेहंदी की चूड़ियाँ भी चाहिए, आपकी बेगम को बहुत पसंद है। वहाँ पर जैसे भागते हुए गई थी इसी तरह वापस आओगी। नहीं, अब सिर्फ वहाँ चूड़ियाँ लेगी, मुझे नहीं चाहिए। असमा ने अपना ब्रेसर वाला हाथ वहाँ के सामने करते हुए कहा तो वहाँ फौरन ब्रेसर थाम कर देखने लगी। वाह भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले, बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप दोनों की तरह। वहाँ ने खलूस दिल से कहते हुए असवा को गले लगाया तो असवा भी थैंक्स कहती उसके साथ लिपट गई थी। कुछ ने इनके घरों का रास्ता देख लिया था। मोहब्बत तनक रंग खोड़ के इनके 400 फैल गई थी। वो पूरे दिल से अपने रब का शुक्र अदा करती गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी कि अब उनकी खुशियों के रास्ते में कोई रुकावट ना थी। खत्म शुरू। हवा का नाम है मोहब्बत, लामे दूध होती है। सो डियर रीडर्स, कैसा लगा आप सबको नावल? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नई नॉवल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।